एक इमॉर्टल मास्टर कल्टीवेशन के दौरान अपने ही एलाइज के अटैक से घायल हो जाता है। बाद में वो एक यंग मैन के शरीर में दोबारा रीबॉर्न होता है। इस नए शरीर में आगे बढ़ने के लिए उसे एहसास होता है कि उसे उस लड़के के परिवार का बदला लेना होगा। इसी वजह से वो उस परिवार के लोगों की मदद करना शुरू करता है और साथ ही कल्टीवेशन करता है ताकि वापस अमर दुनिया में लौट सके। एक हेल्थी यंग वुमन अपने भाई को डांटती है कि उसने एमयू फैमिली के खिलाफ अपने फादर का साथ क्यों दिया। उसका मानना है कि इसके बाद कोई भी उनके साथ अलायंस नहीं करेगा। उसका माफिया भाई कहता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो फैमिली बेकार है, और वो ये भी बताता है कि उसने चेनफिंग म्यू का भी ख्याल रख लिया है। वो क्रिमिनल समझाता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो लूजर लड़की का पीछा कर रहा था और उनके फादर पहले से ही उसकी शादी वोंग फैमिली में तय कर रहे थे। दूसरी तरफ प्रोटैगनिस्ट जागता है और खुद को ब्लू स्टार में पाकर हैरान रह जाता है। उसे पता चलता है कि इस शरीर के ओनर का नाम चिनफिंग म्यू है। ये यंग मैन एक जीनियस था जिसने 1000 साल से भी कम समय में अमर लेवल हासिल कर लिया था। बाद में उसे डाओ बॉडी की ओरिजिन समझ में आ गई और वो और भी आगे बढ़ सकता था, लेकिन गॉसिप फैल गई और उस पर 3 एम्परर्स ने अटैक कर दिया। उसका शरीर इसे सहन नहीं कर पाया और उसकी ओरिजिनल स्पिरिट का सिर्फ एक टुकड़ा बचा। प्रोटैगनिस्ट ने सुना था कि ब्लू स्टार की एनर्जी खराब है, लेकिन उसे नहीं लगा था कि इतनी खराब होगी। अब वो ज्यादा से ज्यादा कुछ लेवल ही रिकवर कर सकता है। उसे शरीर के ओनर का कार्मा भी इनहेरिट करना पड़ा है, इसलिए वो उस लड़के का बदला लेगा और उसके परिवार को प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद वो वापस अमर दुनिया में लौटेगा। एक गली में यूलिन नाम की 18 साल की लड़की कुछ अजीब लोगों से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है जो जानते हैं कि वो नई फैमिली की छोटी लड़की है। हमारा यंग मैन बीच में दखल देता है और उन लोगों को जज करता है कि वो इतनी छोटी लड़की को परेशान कर रहे हैं। यूलन अपने यंग मास्टर को देखकर खुश हो जाती है। उसके पास खड़ा क्लूलेस आदमी कहता है कि उस लड़के से निपटो जिसने उसका मजा खराब किया। दो टफ दिखने वाले आदमी प्रोटैगनिस्ट की तरफ दौड़ते हैं। चेनफिंग ये समझने की कोशिश करता है कि फाइटर का ये झुंड एक कल्टीवेटर से क्यों भिड़ रहा है और उनमें से एक को जोरदार थप्पड़ मार देता है। वो उन गुंडों का ढेर लगा देता है और कहता है कि अब उसे उनमें से एक का सरनेम जेनंग पता चल गया है। यंग वुमन अपने मास्टर को गले लगा लेती है और राहत की सांस लेती है। उसी पल एक सस्पिशियस हवा चलती है। लड़की को पकड़े हुए प्रोटैगनिस्ट को एहसास होता है कि उसके पास नेचुरल डाओ बॉडी है और वो एक दिन इमॉर्टल एम्प्रेस बन सकती है, इसलिए वो उसे प्रोटेक्ट करने का वादा करता है। यूलिन को याद आता है कि पेट्रियार्क अभी इंतजार कर रहा है, लेकिन चेनफिंग उसे कहता है कि उस बूढ़े आदमी को भूल जाओ और जल्दी घर जाओ। उनमें से एक लूजर गुस्से में आ जाता है और अपने भाई को कॉल करता है। वो बताता है कि म्यू फैमिली के लड़के ने उसे बुरी तरह पीटा है और ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है। उसका बड़ा भाई चैड भड़क जाता है और एक औरत को हवा में फेंक देता है। वो अपने लोगों को टीएनआर मैंशन जाने का ऑर्डर देता है। इधर चेनफिंग यूलान की मां से मिलने जाता है जो बीमार है और अपने बिस्तर पर आराम कर रही है। बाहर मसल हेड अपने गुंडों से कहता है कि घर पर हमला करो क्योंकि अभी तक कोई बाहर नहीं गया है। हमारा यंग मैन शांति से चाय पीने ही वाला होता है कि तभी गुंडे आ जाते हैं। वो खुश होते हैं कि यंग मास्टर भी यहीं है। लड़का पूछता है कि उन्हें इतनी बेहूदगी की हिम्मत कहां से मिली और कहता है कि अपने लैकीज को लेकर निकल जाओ। कुछ वक्त बाद गुंडे प्रोटैगनिस्ट और उसके प्रोटेक्टेड लोगों के सामने खड़े होते हैं। वो डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा यंग मैन बस शांति से चाय एंजॉय करना चाहता है। फिर भी वो लोग अटैक करने का फैसला करते हैं। कुछ ही पलों बाद चेनफिंग सोफे पर आराम कर रहा होता है और सारे मॉबस्टर्स उसके नौकर बन चुके होते हैं। लड़का पूछता है कि अब इसका नतीजा क्या होगा। चैट कहता है कि वो उसे शांत करने के लिए पैसे दे सकता है। प्रोटैगनिस्ट 2 मिलियन मांगता है और कहता है कि इतने क्रिमिनल्स का घर में होना बहुत अनोइंग है। पैसे आते ही वो निकल सकते हैं। सारे लोग पैसे जुटाने में लग जाते हैं। आखिर में चेनफिंग ने एक मसाज भी मांग लेता है। क्या बढ़िया लाइफ है। पैसे मिलते ही वो कहता है कि अगली बार इतना आसान नहीं होगा। गैंग लीडर अच्छे से रहने का वादा करता है। तथाकथित जनंग दुम दबाकर हवेली से निकल जाता है और अपने बॉडीगार्ड्स पर चिल्लाता है कि वो उन्हीं की वजह से हारा है। बेवकूफ का दिमाग कौन समझे। अब सेनांग रेजिडेंस में वही हेल्थी यंग वुमन पूछती है कि उसका भाई इतना पिटा हुआ कैसे आ गया। बटलर कहता है कि ये एक फाइट थी। वो सोचती है कि ये उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। फिर वो वू फैमिली की छोटी प्रिंसेस वुकान के बारे में पूछती है। लड़की की पूरी शेड्यूल जानकर वो किसी स्टॉकर की तरह लगती है। जैन अपने आदमी से दोनों की डेट अरेंज करने को कहती है। फिर हम वापस टीएन एयर मैंशन आते हैं जहां स्पॉइल्ड लड़की जिद करती है कि प्रोटैगनिस्ट तब तक न जाए जब तक वो सो न जाए। वो पूरी इमोशनल हो जाती है। चेनफिंग ने नहीं सोचा था कि पहले दिन इतना कुछ होगा। अब वो एंटीक मार्केट जाने का सोचता है ताकि कल्टीवेशन के लिए कुछ काम का मिल सके। वान अपने अंकल चांग के साथ चल रही होती है और उसे अपना स्नैक ऑफर करती है। अंकल मना कर देता है क्योंकि वो काम पर है। छोटी प्रिंसेस आगे हो रहे
हंगामे को देखने का फैसला करती है। जेन की चीजें हवा में उछालता है और कहता है कि मिस वू और यूहा को यहाँ देखना इत्तेफाक है। पागल लड़की बताती है कि वो 3 साल पहले मिले थे और पूछती है कि क्या वो पर्सनल गाइड चाहेगी। सायोफन को लोकल गाइड का आइडिया अच्छा लगता है। दूसरी तरफ चेन फंग अपने नए छोटे की चेन के साथ चल रहा होता है। वो एक जेड पेंडेंट देखता है जो 1000 साल से भी पुराना है और जिसमें जबरदस्त स्पिरिचुअल एनर्जी है। वो उसे 500 में खरीद लेता है और बहुत खुश होता है। लड़की को भी वो आइटम बहुत सुंदर लगता है और वो कीमत पूछती है। हमारा लड़का कहता है कि ये 500 का था और अब उसका है। चेन के अपने पुराने फ्लिंग को वहां देखकर चौंक जाती है और अपने दिमाग में शक पालने लगती है। वो जेड के लिए 50,000 ऑफर करती है, लेकिन लड़के को पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। छोटी प्रिंसेस के नाखुश होने पर उसका अंकल मामला सुलझाने की कोशिश करता है। चेनफिंग पूछता है कि क्या अब डकैती होने वाली है। अंकल 5 लाख ऑफर करता है, जिससे सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन प्रोटैगनिस्ट बेचने से मना कर देता है। इसके बाद बूढ़ा आदमी उसे जाने से रोकने का फैसला करता है। माहौल सीरियस हो जाता है। हमारा लड़का पूछता है कि क्या वो सच में जबरदस्ती लेने वाला है। अंकल कहता है कि इस दुनिया में कुछ लोगों को ऑफेंड नहीं कर सकते। वो आदमी अटैक करता है, लेकिन चेनफांग की एक डरावनी छोटी उंगली से ही रुक जाता है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे ऑफेंड किया जा सके। CH ओफेन हैरान होकर पूछती है कि ये कौन है जिसने उसके अंकल को रोक दिया, जो फोर्ट्स का मास्टर है। उसे पता चलता है कि वो MU फैमिली के हेड का नाजायज बेटा है। अंकल प्रोटैगनिस्ट से कहता है कि वो एक हीरो है और अब पेंडेंट लेने की कोशिश नहीं करेगा। चेनफिंग फोन उठाता है और सुनता है कि एक आदमी बता रहा है कि अलग होते ही उसे जबरदस्ती MU रेजिडेंस ले जाया गया। हमारे लड़के को लगता है कि कॉल में एक आवाज म्यूल की ही हो सकती है। चैन उसका टैलेंट देखकर उसे रिक्रूट करना चाहता है। लड़का बस इतना कहता है कि अगर ये बात आगे बढ़ी तो कोई वहां कब्र में होगा। आदमी डर जाता है। उसकी नीस कार रोकने को कहती है क्योंकि उसे कुछ इंटरेस्टिंग दिखा है। वो प्रोटैगनिस्ट को राइड ऑफर करती है, जिसे ये मदद थोड़ी सस्पिशियस लगती है। चैन की ये सब देखती है और चाहती है कि मू चनफांग उसके प्लान में इंटरफियर न करे। वो भी म्यू रेजिडेंस जाने का फैसला करती है। इधर छोटी प्रिंसेस लड़के को उसके ट्रेनिंग के बारे में तंग करती है क्योंकि उसके मसल्स इम्प्रेसिव है। कुछ समय बाद हमारा लड़का म्यू मैंशन पहुंचता है और एंट्री रोकने वाले गार्ड्स पर फ्लाइंग किक मार देता है। टॉपोफिन नोटिस करता है कि लड़के का फ्लाइंग किक चंग से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। बूढ़ा आदमी कमेंट करता है कि ये बस उम्र की वजह से है, राइट। मैंशन के अंदर एक आदमी चिल्लाता है कि यूलिन को जुंगबा को ऑफेंड नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये उनके लिए एंड हो सकता है। फिर भी वो सोचती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। बेचारी वो कमीना सीधे लड़की के बाल पकड़ लेता है और याद दिलाता है कि इस फैमिली में सिर्फ एक ही यंग मास्टर हो सकता है। तभी चेनफिंग वहां आ जाता है और कहता है कि लड़की उसकी है और जो भी उसे हर्ट करेगा वो उसे गिरा देगा। दूसरा आदमी अपने भाई को देखकर हैरान हो जाता है। वो छोटा भाई खतरे से खेलने का फैसला करता है और कहता है कि वो अम्यू फैमिली में किसी को भी मार सकता है। प्रोटैगनिस्ट दौड़ता है और सिर्फ एक स्ट्राइक में उस आदमी को उड़ा देता है। वो कहता है कि ये बिल्कुल फेयर था, एक स्लैप के बदले एक टूटा हुआ हाथ। लगता है इस बार चेनफिंग ने पूरी फैमिली को इरिटेट कर दिया। एक बूढ़ा आदमी सीढ़ियों से उतरता है और कहता है कि कुछ नए किक्स सीखने के लिए इतना हंगामा करना बेवकूफी है। फिर उसे याद आता है कि वो अभी जिंदा है। उसी वक्त एक नर्स बताती है कि दूसरे आदमी को जो फ्रैक्चर हुआ है वो फ्यूचर में प्रॉब्लम देगा। इस पर वो अपने पोते के ग्रैंडपा से रेबेलियस ग्रैंडसन को संभालने को कहता है। स्पॉइल्ड लड़का जानता है कि उसका ग्रैंडपा ऑलमोस्ट ग्रेट मास्टर है और सोचता है कि अब उसकी रेबेलियन का एंड है। बूढ़ा आदमी अपने पोते को वहीं घुटनों पर बैठने का ऑर्डर देता है। चनफंग पूछता है कि क्या वो ऐसे ट्रीटमेंट के लायक है। बूढ़ा आदमी सबको याद दिलाना चाहता है कि म्यू फैमिली में कंट्रोल किसका है। तभी चेन अचानक आ जाता है और कहता है कि लड़के पर अटैक करना अच्छा आइडिया नहीं है। चीफ म्यू सोचता है कि इतना स्किल्ड लड़का यहाँ कर क्या रहा है। शोपिन कुछ बोलने की परमिशन मांगता है और फेक लोग हैरिस की तारीफ शुरू कर देते हैं। चनफंग का क्लूलेस भाई सोचता है कि ये रिच लड़की यहाँ क्यों है। उसके दिमाग में आता है कि अगर उसकी डेट मिल जाए तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। छोटी प्रिंसेस चालिन चलती है ताकि बूढ़े आदमी को मैनिपुलेट कर सके और म्यू फैमिली के लड़के को हमेशा के लिए बाहर करवा दे। ग्रैंडफादर इस प्लान में फंस जाता है और लड़के को घुटनों पर बैठने का ऑर्डर देता है। वो कहता है कि इसके बाद वो म्यू फैमिली को हमेशा के लिए भूल सकता है। हमारा लड़का ग्रैंडपा के आगे झुकने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। दोनों फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी अंकल चंग याद दिलाता है कि लड़के से लड़ना अच्छा आइडिया नहीं है और कहता है कि वो ग्रेट मास्टर है। पूरी फैमिली शॉक में आ जाती है क्योंकि वो चनफांग को बस एक बेकार छोटा बास्टर्ड समझते थे। शेन बेवकूफों के चेहरों पर हंसता है जो अपने ही घर से ग्रेट मास्टर को निकाल रहे हैं। फिर वो प्रोटैगनिस्ट को वू रेजिडेंस चलने का न्योता देता है। जेन के ये सब देखती है और सोचती है कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है।
है। बूढ़ा आदमी पूछता है कि क्या ये इनविटेशन सही है। लड़की मना कर देती है और कहती है कि अब लड़के का मुंह फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है। वो वादा करती है कि वो फैमिली उसे एम्पायर के सबसे बड़े मास्टर्स में से एक बनने के लिए पूरा सपोर्ट देगी, लेकिन उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। शापित ग्रैंडफादर दुम दबाकर वापस आता है और मर्सी मांगता है। चेनफंग फिलहाल बात छोड़ने का फैसला करता है अगर कोई उसे परेशान न करे। बूढ़ा वो सबसे छोटे ग्रेट मास्टर को फैमिली हेड की पोजीशन ऑफर करता है, लेकिन उसे उससे भी फर्क नहीं पड़ता। अचानक शोफे आ जाती है और उसके गाल पर किस कर देती है। लड़की स्टोइक लड़के की कोल्डनेस में इंटरेस्टेड है और डेट सेट करना चाहती है, लेकिन वो अभी थोड़ा बिजी है, इसलिए छोटी प्रिंसेस वहां से चली जाती है। जेन की पूछती है कि उसने क्या मिस किया क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कहती है कि वो लड़की बाकी म्यू फैमिली जितनी ही बेवकूफ है। एमयू फैमिली के बूढ़े लोग तुरंत अपना मन बदल लेते हैं और अब चाहते हैं कि छोटी प्रिंसेस रिश्तेदार बने। इससे जेलस भाई और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। चेनफिंग पूछता है कि उसने कब दूसरों को अपने मामलों में दखल देने दिया। वो कीचेन को कमर से पकड़ता है और कहता है कि अगर किसी ने फिर इंटरफियर किया तो उसे इग्नोरेंस में एक्ट करना पड़ेगा। दोनों जा ही रहे होते हैं कि पागल जंग की उन्हें कन्फ्रंट करने का फैसला करती है। लड़की शॉक हो जाती है ये देखकर कि जो लड़का कभी उसके पैरों में था अब उसे बिल्कुल केयर नहीं करता। यूलिन को भी ये एटीट्यूड चेंज अजीब लगता है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उन्हें एक बेचारी पर टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। लड़की एवोल्यूशन और कल्टीवेशन की बातें नहीं समझती। शेनफांग को लगता है कि यही बेहतर है। एसियोपन लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए ईगर दिखती है। कीचेन को भी ये अच्छा आइडिया लगता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि सिर्फ फ्रेंड्स रहना बेहतर है। छोटी प्रिंसेस उसकी कोल्ड बिहेवियर से और ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाती है। हमारा लड़का जानता है कि उसे खुद को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो वू फैमिली की इकलौती बेटी है, लेकिन लड़की बहुत परसिस्टेंट है। वो चेनफांग से इन्फैचुएटेड हो चुकी है। किसी तरह वो उसका नंबर ले लेती है और कहती है कि वो उसके मैसेज का इंतजार करेगी। अचानक चुनकी फिर से उसे कन्फ्रंट करने आ जाती है। क्या इरिटेटिंग औरत है। वहीं दूसरी तरफ नापसंद भाई अब भी गुस्से में है और अपने इंजर्ड शोल्डर को पकड़कर घूम रहा है। वो एग्जिट के पास रुकता है और उससे थोड़ी देर रुकने को कहता है। वो बदमाश छोटी प्रिंसेस को म्यू मैंशन में कुछ दिन और रुकने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन उसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो गिड़गिड़ाता है और कहता है कि उसने सुना है कि उस छोटे बास्टर्ड के साथ क्या हुआ। हैरिस ये सुनकर खुश नहीं होती। वो समझाता है कि वो बास्टर्ड मिस वू की लाइफ में सिर्फ बुरी चीजें लाएगा। इस पर लड़की पूछती है कि क्या वो खुद को उसके लायक समझता है। सब्र खोकर चान कार में बैठने की तैयारी करता है और अपने अंकल चेन से कहता है कि उस बेवकूफ भाई के दूसरे शोल्डर का भी ध्यान रखे। वो आदमी अपने गरीब शोल्डर के लिए मिन्नत करता है, लेकिन मेंशन में क्रंची आवाजें गूंजती हैं। चेनफिंग का भाई जमीन पर पड़ा कराहता है और कहता है कि उन्होंने उससे सब कुछ छीन लिया। अब वो सिर्फ मजे लेकर बदला लेने के बारे में सोचता है। एक्सोपेन अपने फादर से कहता है कि वो यनबे वापस जा रहा है, लेकिन ये भी जोड़ता है कि उसे यूजो में एक फ्यूचर सन इन लॉ मिल गया है। जुनकी कहती है कि प्रोटैगनिस्ट बहुत बदल गया है। वो शॉर्ट में जवाब देता है कि पास्ट को याद करना टाइम की बर्बादी है। हमारे लड़के की एक लाइन लड़की को बिल्कुल चुप करा देती है, जैसे वो स्क्रिप्ट में अपनी जगह भूल गई हो। वो फोन में हैरिस की फोटो को घूरता है। पागल लड़की फ्रीक आउट कर रही है और पूछती है कि जब वो इटरनल लव की कसम खाता था तब ऐसा क्यों नहीं था। चेनफिंग कहता है कि ये सब पास्ट की बातें हैं और जाने लगता है। चुंकी उसे रोकती है और मिस वू के साथ डेट सेट करने में थोड़ी हेल्प मांगती है। वो गारंटी देती है कि अगर वो मदद करेगा तो पूरा दिन उसके साथ रहेगा जब तक वो कोई एब्सर्ड मांग न करे। लड़की शर्त लगाती है कि मू चेनफांग इस टेम्पटिंग ऑफर को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, जैसे जिम के पास प्रमोशन हो। लेकिन प्रोटैगनिस्ट को फर्क नहीं पड़ता। वो तभी मानेगा जब रियल पैसे इन्वॉल्व्ड हों, क्योंकि चरिज्मा से मेंशन के बिल नहीं भरते। वो कहता है कि जेन फैमिली इस डील से अच्छा प्रॉफिट कमा सकती है, इसलिए सोच समझकर फैसला करना चाहिए। लड़की इरिटेट होती है लेकिन डील एक्सेप्ट कर लेती है और वार्न करती है कि ट्रांसफर जल्दी अकाउंट में आ जाएगा। जेन की को याद आता है जब उसने अपने फादर से साओ बे को लेकर बहस की थी, जो सिर्फ ट्रबल लाता था। आदमी याद करता है कि उसकी बेटी की शादी हो रही है और वो अब सिनांग फैमिली का हिस्सा नहीं रहेगी। लड़की डैडी की अप्रूवल न मिलने पर गुस्से में है, तभी आदमी उसे ऑफिस से बाहर निकाल देता है। वो फैसला करती है कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित करेगी। इसी वजह से जेन की वू फैमिली के साथ अच्छे रिलेशंस बनाना चाहती है। वो कार के अंदर से चेनफांग को कॉल करती है और राइड ऑफर करती है, क्योंकि उस उजड़े हुए इलाके में टैक्सी मिलना मुश्किल है। लड़की फिर से फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन लड़का कहता है कि वो उस टाइप का इंसान नहीं है। अजीब लड़की कहती है कि बेहतर होता अगर वो इंसान ही ना होता। समझो खुद।
पैसे आने के बाद प्रिंसेस पूछती है कि क्या ये मीटिंग खुद जानकी ने मांगी थी। हैरिस कहती है कि उसे पहले से पता था क्योंकि बाकी फैमिली थोड़ी सेक्सिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि प्रेजुडिस रखना ठीक नहीं है। वो तुरंत दोनों की शादी का सुझाव देती है और कहती है कि अगर लड़का वू फैमिली का हिस्सा बन गया तो कोई भी उन्हें परेशान नहीं करेगा। शनफिंग इस कपल गेम को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन पूछता है कि क्या वो फैमिली सच में उसे चार्ज में रहने देगी। टार्टलफिन कसम खाती है कि वो इसके लिए कुछ कुछ भी कर सकती है। प्रोटैगनिस्ट लड़की से कहता है कि थोड़ा काम हो जाए और बस मीटिंग का जवाब दे। चालाक लड़की कहती है कि अगर बदले में कुछ मिले तो वो मान जाएगी। वो लड़के की फिजिक पर कमेंट करने लगती है और याद दिलाती है कि वो सिर्फ अपनी स्किल्स बेचता है और कुछ नहीं। वो मिस जांग को बताता है कि मीटिंग कंफर्म है। टेसोफिन कसम खाती है कि वो उसकी ताकत को दूसरे रीजन से देख रही थी और लड़के को शॉपिंग चलने को कहती है। चेनफिंग मजाक में कहता है कि अगर उसे बाकी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं। लड़कों की बातें। इधर वो भाई जो दुश्मन जैसा है अब भी बदले के बारे में सोच रहा है और स्टार सोसाइटी से संपर्क करने वाला है। इस सोसाइटी का लीडर आराम से बैठा एक्सोआन के साथ डेट के बारे में सोच रहा है। वो प्लान करता है कि मिलने को एक्सीडेंटल दिखाएगा। तभी एक एम्प्लॉई बताता है कि मिस वू को एक मिस्टीरियस आदमी के साथ बहुत इंटीमेट हालत में देखा गया है और दोनों मॉल में हैं। वो रिपोर्ट करता है कि वो आदमी मू चनफांग है और उसका अपना भाई म्यूल लड़के को मारने के लिए 10 मिलियन ऑफर कर चुका है। शो फैमिली फ्यूड को इंटरेस्टिंग मानता है और कहता है कि वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन पेमेंट बढ़ानी होगी। सीएचएफिंग शॉपिंग बैग्स का ढेर पकड़े खड़ा है और कोफान को प्रोटैगनिस्ट की हालत से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेचारी। अचानक लड़के को महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो लड़की का हाथ पकड़ता है और एक्शन के लिए तैयार हो जाता है। अजीब कपड़ों में एक औरत सोचती है कि लड़के का बिहेवियर उसके बॉस की इंटरेस्ट को एक्सप्लेन करता है और सोचती है कि क्या वो बच पाएगा। हमारा लड़का छोटी प्रिंसेस के साथ गलियों में दौड़ता है। लड़की थक चुकी है और पूछती है कि क्या वो पीछा छुड़ा पाए। तभी सिनिस्टर लड़की सामने आ जाती है और कहती है नहीं, लेकिन बताती है कि वो मिस वू के खिलाफ कुछ नहीं करेगी क्योंकि आज उसका टारगेट मू चनफांग है। हमारी पसंदीदा हैरिस पूछती है कि स्टार सोसाइटी को उसके दोस्तों से उलझने की हिम्मत कैसे हुई। वो शाओ से खुद वहां जाने को कहती है। मिस्टीरियस औरत बताती है कि किसी ने प्रोटैगनिस्ट की जान के लिए पैसे दिए हैं और चीजें कॉम्प्लिकेट न करने को कहती है। सिटापिन भरोसा दिलाती है कि उसकी फैमिली इसे छोड़ने वाली नहीं है। फिर छोटी प्रिंसेस का ग्रुप पूछता है कि क्या सच में एक स्ट्रेंजर की वजह से उसका अफेयर खत्म करना जरूरी है। वो कसम खाती है कि कोई अफेयर नहीं है और वो जिंदगी में सिर्फ एक बार मिले हैं। चनफिंग लड़की से कहता है कि वो चली जाए क्योंकि वो खुद मामला संभाल लेगा। स्पॉइल्ड लड़की मदद करना चाहती है और कहती है कि स्टार सोसाइटी कोई छोटी चीज नहीं है। इससे उसे अटेंशन को लेकर जेलसी महसूस होती है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे हराने वाला इंसान अभी पैदा भी नहीं हुआ। चोहू देखना चाहता है कि ये कुत्ता सच में काटता है या सिर्फ भौंकता है। उसी पल वो आदमी इतनी बुरी तरह फेल होता है कि जमीन पर गिर जाता है। यंग मैन इतना दयालु है कि कहता है वो सिर्फ ह्यूमिलिएशन तक ही रुकेगा। सोसाइटी का लीडर गुस्सा हो जाता है। तभी चेंग अचानक आ जाता है और कहता है कि अगर उसने और ट्रबल किया तो उसके अंकल निराश होंगे। टाइगर। ड्रैगन माउंटेन पर एक आदमी कहता है कि यूजो में एक मास्टर उभरा है। दूसरा पूछता है कि क्या उसे स्टार सोसाइटी के दीक्षों की चिंता है। दाढ़ी वाला आदमी कहता है कि उसने चांग को वहां भेज दिया है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गंजा आदमी कहता है कि छोड़ दो क्योंकि उसने राइनो फिंगर स्पिरिट के बारे में और जान लिया है। दूसरा कहता है कि ये इत्तेफाक है क्योंकि उसने अपने रेन और डूम मेरिडियंस का 80% खोल लिया है और जल्दी ही नेचुरल की तक पहुंच जाएगा। इसके बाद दोनों मोबाइल गेम में भिड़ने का फैसला करते हैं। आसपास के लोग इस बैटल की इंटेंसिटी देखकर शॉक हो जाते हैं। गली में वापस चेन एक्सोपान से अपने साथ चलने को कहता है। वो बताता है कि मास्टर और ग्रेट अंकल सब जान चुके हैं, इसलिए प्रोटैगनिस्ट सेफ है। शॉ पूछता है कि मास्टर और अंकल को इस लड़के की इतनी परवाह क्यों है। तभी उसे अपने भाई का कॉल आता है। मोहक वाला फोन पर बात करते हुए फ्रस्ट्रेटेड महसूस करता है। फिर वो अपने सीनियर्स की बात मानने का फैसला करता है। वो यंग मैन से माफी मांगने की कोशिश करता है और ड्रिंक ऑफर करता है। चेनफिंग कहता है कि वो तभी भूल जाएगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी जान के पैसे किसने दिए। स्टार सोसाइटी का लीडर कहता है कि वो क्लाइंट की जानकारी लीक नहीं कर सकता, लेकिन लड़का सुनना नहीं चाहता और अटैक कर देता है। हल्के से धक्के के बाद शू मान लेता है कि पैसे देने वाला उसका भाई म्यूल था। चेनफिंग मू मैंशन पहुंचता है और दरवाजा लात मारकर खोल देता है। उसका दादा पूछता है कि यंग मास्टर यहाँ क्या कर रहा है। वो बूढ़े आदमी को याद दिलाता है कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसके प्लान्स में इंटरफियर नहीं करेगा। वो पूछता है कि म्यूल को स्टार सोसाइटी हायर कराने की एक्सप्लेनेशन क्या है। दादा कसम खाता है कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है और गुस्सा दिखाता है। प्रोटैगनिस्ट को लगता है कि ये सब एक्टिंग है। फिर भी बूढ़ा म्यू
वादा करता है कि वो संतोषजनक जवाब देगा। म्यूल वाइन का ग्लास लेकर खुश हो रहा होता है कि उसने फैमिली के पैसे से चेन फांग को हटवा दिया। तभी एक आदमी भागता हुआ आता है। उसे पता चलता है कि स्टार सोसाइटी मिशन में फेल हो गई। शौक में वो ग्लास गिरा देता है। लगता है दादा ने पोते को हल्की बातचीत के लिए बुलाया है। लड़का भागने की कोशिश करता है लेकिन घसीट कर ले जाया जाता है। उधर ले की माँ सस्पिशियस केमिकल एक्सपेरिमेंट्स कर रही होती है। वो इस बात से भरी हुई है कि एक बास्टर्ड ने उसके बेटे को बेवकूफ बना दिया। वो बदले के लिए रिस्क लेने को तैयार है और हाथ में बोतल लेकर बाहर निकलती है। दादा पूछता है कि क्या सच में उसके पोते ने स्टार सोसाइटी हायर की थी और उसकी कीमत कितनी थी। गंजा आदमी बताता है कि उसने 20 मिलियन खर्च किए और वो पैसे फैमिली फंड से लिए। लेआई को जोरदार थप्पड़ पड़ता है। वो सफाई देता है कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसके रिश्तेदार चेन फंग की तरफ बायस्ड है। बूढ़ा आदमी पागलों की तरह हंसता है और कहता है कि वो अपने पोते से खुद निपटेगा। तभी प्रोटेक्टिव माँ कमरे में घुसती है और पूछती है कि उसके बेटे को छूने की हिम्मत किसने की। दादा कहता है कि उससे पूछो उसके प्रिंस ने क्या किया है। औरत को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उसका कीमती बेटा है। वो बूढ़े आदमी को चुनौती देती है कि दोनों को एक साथ खत्म कर दे। बूढ़ा आदमी दिखाता है कि वो पीछे नहीं हटेगा। वो बोतल खोलती है और कुछ करने की धमकी देती है। प्रोटैगनिस्ट ये छोटा सा नाटक चुपचाप देखता है। पागल औरत बोतल का लिक्विड म्यूल के मुंह में डाल देती है और कहती है कि अब पता चलेगा किसी प्यारे फैमिली मेंबर को खोने का दर्द। बूढ़ा आदमी स्टाफ को डॉक्टर बुलाने के लिए चिल्लाता है। चेनफिंग कहता है कि जरूरत नहीं है क्योंकि वो बास्टर्ड उसका भाई है। वो आदमी को कॉलर से पकड़ता है और बाहर ले जाता है। वो कहता है कि वो इस बेवकूफ को कुछ नहीं होने देगा। फिर वो सीधे खिड़की से कूद जाता है। दूसरी जगह शाओ को लगता है कि म्यूल ट्रबल में है। चंग पूछता है कि उसे ऐसा क्यों लगता है। मोहॉक वाला कहता है क्योंकि चेनफंग ग्रेट मास्टर है। अंकल कहता है कि प्रोटैगनिस्ट किलर नहीं है वरना म्यू फैमिली में कोई जिंदा ना होता। स्ट्रॉन्ग आदमी पूछता है कि क्या ये प्रॉब्लम ऐसे ही खत्म हो जाएगी। चांग मानता है कि हाँ। हमारा लड़का अपने भाई के साथ एक ठेले के पास पहुंचता है और पूछता है कि क्या अभी भी बदबूदार टोफू है। बूढ़ा आदमी हाँ कहता है और पूछता है क्यों। लड़का जवाब देता है कि उसका भाई एक इडियट है जिसने पेस्टिसाइड पीने की कोशिश की थी। फिर वो उस बदबूदार टोफू को म्यूल के गले में ठूंसने की तैयारी करते हैं, ये जानते हुए कि उसे उस चीज को बहुत ज्यादा पीना होगा। आदमी गुस्से वाले को जबरदस्ती बहुत सारा पिलाता है और सोचता है कि पेस्टिसाइड पीना उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। हमारा लड़का नोटिस करता है कि उस लिक्विड की स्मेल बहुत तेज है और पूछता है कि क्या इसमें कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, लेकिन वो आदमी सस्पिशियस हो जाता है और बस वहां से चला जाता है। उसी वक्त बाकी फैमिली पहुंच जाती है और माँ पूछती है कि उसके बेटे को आखिर क्या पिला दिया गया है। चेनफिंग उसे याद दिलाता है कि पेस्टिसाइड तो उसी ने दिया था। प्रोटैगनिस्ट औरत के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है कि अगर उसका भाई तुरंत उल्टी नहीं करेगा तो सीरियस ट्रबल हो सकता है। वो औरत गुस्से में कहती है कि फैमिली हेड को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। लड़का जवाब देता है कि अपने ही बच्चे को हर्ट करने वाले के लिए और भी बुरा होगा। हमारा लड़का पूछता है कि उसके दादा इस बारे में क्या सोचते हैं। बूढ़ा आदमी स्टाफ को औरत को घर में बंद करने और लड़के को हॉस्पिटल ले जाने का ऑर्डर देता है। फिर गंजा आदमी अपने पोते से पूछता है कि क्या ये सही था। लड़का कहता है कि वो जो चाहे कर सकता है क्योंकि वो एक्टिंग हेड ऑफ द फैमिली है। शनफिंग सोचता है कि उसके ज्यादातर प्रॉब्लम्स अब सॉल्व हो चुके हैं और अब छोटे वाले को डाओ बॉडी के बारे में सिखाने का वक्त है। प्रोटैगनिस्ट टेनर मंशन पहुंचता है और उलिन को काउच पर स्नैक्स खाते हुए पाता है। वो बोर हो रही थी इसलिए सीरीज बिंज वॉच कर रही थी। हमारा लड़का उसे अपने कमरे में बुलाता है। अंदर पहुंचते ही वो उसे बिना शर्त के देखती है और चौंक जाती है। लड़की यंग मास्टर की फिजिक देखती है और सोचती है कि ये क्या कर रहा है। फिर उसे शर्म महसूस होती है और सोचती है कि शायद कुछ इंडिसेंट होने वाला है। वो पूछती है कि क्या वो पहले शावर ले सकती है, लेकिन लड़का सीधे पॉइंट पर आना चाहता है। यूलान लाल हो जाती है और मान लेती है कि ये उसकी पहली बार है। चेनफिंग उसे भरोसा दिलाता है कि सबके साथ ऐसा होता है। लड़की बेड पर लेट जाती है और प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि वो अब क्या फील कर रही है। वो जवाब देती है कि उसे उम्मीद है वो जेंटल रहेगा क्योंकि ये चीजें थोड़ी हर्ट कर सकती हैं। तभी लड़के को समझ आता है कि लड़की क्या सोच रही है। वो पूछता है कि उसके पॉल्यूटेड दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। वो समझाता है कि वो उसे अपनी स्किल्स सिखाने वाला है ताकि वो फिर कभी डिफेंसलेस ना रहे। वो उसे कहता है कि अपने सेंसेस पर फोकस करे। फिर वो दोबारा पूछता है कि वो क्या फील कर रही है। लड़की कहती है कि वो सब कुछ फील कर रही है जैसा नेचुरल डाओ बॉडी वाले से उम्मीद होती है। यूलान जल्दी ही हेवन और अर्थ का रिदम फील करने लगती है। चेनफिंग उसे कहता है कि अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के पाथ को फॉलो करे। अब प्रोटैगनिस्ट चिप्स खाने लगता है और समझता है कि ब्लू स्टार के लोग इस स्नैक को इतना क्यों पसंद करते हैं। ये सच में रिलैक्सिंग है। अचानक उसे एक एडवर्टीजमेंट दिखती है जिसमें 1000 साल से ज्यादा पुरानी लाइटनिंग से स्ट्रक लकड़ी बिक रही होती है। वो समझ
समझता है कि ये रिफाइनमेंट आइटम पाने का मौका नहीं छोड़ सकता। उसी वक्त उसे शोर सुनाई देता है और वो अननोइंग नेबर से कंप्लेन करने का फैसला करता है जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है। लड़की मेडिटेशन में है और डिस्टर्ब नहीं हो सकती। लड़का एक बड़े आदमी का दरवाजा खटखटाता है और उसे याद दिलाता है कि दोपहर 2 बजे के बाद ही कंस्ट्रक्शन अलाउड है। वो आदमी बिल्कुल फ्रेंडली नहीं होता और कहता है कि वो पुलिस भी बुला सकता है, फिर भी वो काम जारी रखेगा। चेनफिंग नोटिस करता है कि उसकी ईंट कुछ खास नहीं है। आदमी कहता है कि ये हैंडमेड ब्रिक है और सिर पर हल्की सी चोट भी किसी को कब्र तक पहुंचा सकती है। तभी प्रोटैगनिस्ट उस हैंडमेड ब्रिक को ऐसे तोड़ देता है जैसे वो कॉर्न स्टार्च की बिस्कुट हो। बड़ा आदमी पुलिस बुलाने की धमकी देता है, लेकिन यंग मैन पहले ही पुलिस को कॉल करके कह देता है कि टेनर मंशन में किसी ने उस पर ईंट से अटैक किया है। इधर शू कहता है कि इस बार का पूरा बिल चेंज पर जाएगा। चेंज पूछता है कि क्या वो अब भी पैसों की चिंता करता है जबकि स्टार सोसाइटी साथ है। मोहॉक वाला समझाता है कि सोसाइटी के हजारों मेंबर्स को भी खाना चाहिए। बूढ़ा आदमी सोचता है कि ये सब बेकार प्राइड का मामला है। फिर छोटा वाला याद करता है कि उसने माउंटेन वापस न जाने का वादा किया था जब तक वो बड़ा नाम न बना ले। बूढ़ा आदमी कहता है कि दूसरा बूढ़ा उसे बहुत मिस करता है। शिया उस 1000 साल पुरानी लकड़ी की बात करता है जिस पर 9 बार लाइटनिंग गिरी थी और सोचता है कि उसे मास्टर के बर्थडे गिफ्ट के रूप में ले जाना चाहिए। एल्डर कहता है कि उनका ग्रुप पहले से जानता है और वो लकड़ी लियोजुन टेम्पल ने खरीद ली है। दूसरा सुझाव देता है कि चलो साथ में रिस्पेक्ट दिखाने चलते हैं। चैन कहता है कि केयरफुल रहना होगा क्योंकि लोटस फ्लावर ग्रुप भी इंटरेस्टेड है और जेनी ग्रुप भी उन सेक्ट लोगों से डील करना चाहता है। चेनफिंग भी जानता है कि वो लकड़ी लियो जून टेम्पल ने खरीदी है और सोचता है कि नेगोशिएशन में वायलेंस से बचना बेहतर है। प्रोटैगनिस्ट शाओ ह्यू और चांग को देखता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। मोहॉक वाला जवाब देता है कि सड़क उसकी नहीं है। हमारा लड़का जानता है कि वो दोनों भी लकड़ी में हिस्सा चाहते हैं। अंकल कहता है कि फाइट शुरू मत करना क्योंकि वो अपने ग्रुप के लिए आया है ना कि वो फैमिली के लिए। लेकिन लड़का फाइट के लिए ईगर है और दूसरों को चैलेंज करने लगता है। तभी अचानक कोई पहुंच जाता है। चेनफिंग टाओइस्ट प्रीस्ट को बताता है कि उसे टेम्पल में ऑडियंस चाहिए। दूसरा टाओइस्ट पूछता है कि क्या उसे भी थोड़ा फेवर मिल सकता है क्योंकि वो भी टाओइस्ट है। प्रीस्ट बताता है कि मास्टर सब जानता है और लकड़ी का आधा हिस्सा देने को तैयार है। अब तीनों में कैसे बंटेगा ये उनका प्रॉब्लम है। थोड़ी बातचीत के बाद प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि लियो जून टेम्पल का मास्टर कोई छोटा कैरेक्टर नहीं है। उसने सिर्फ एक सेंटेंस में कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल लिया। मोहॉक वाला वायलेंस से फैसला करना चाहता था, लेकिन बूढ़ा आदमी कहता है कि यंग म्यू को इरिटेट करना ठीक नहीं क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रेंज है। वो नेगोशिएशन करते हैं। चेनफिंग कहता है कि उसे 2 मीटर का लॉक चाहिए। शो इसे अपसर्ड मानता है और सिर्फ 1 मीटर देना चाहता है। प्रोटैगनिस्ट 1 मीटर पर सेटल हो जाता है। तभी वो किसी को आते हुए नोटिस करता है। उसी वक्त लोटस फ्लावर सेक्ट के लोग पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि पूरी लकड़ी उन्हीं की होगी। वो लड़के की अलर्ट हालत देखकर चौंक जाते हैं। चेनफिंग समझाता है कि ये उसकी अलर्टनेस नहीं बल्कि उनकी इनकॉम्पिटेंस है क्योंकि उनकी ब्रेथ कंट्रोल बहुत खराब है। शिया समझ जाता है कि उनमें से 2 ग्रेट मास्टर हैं और बाकी हाफ मास्टर हैं। वो सोचता है कि टेम्पल ने पूरा झंझट उन्हीं पर छोड़ दिया। मोहॉक वाला धमकियां देता है। एक आदमी कहता है कि वो जेनी ग्रुप से नहीं डरता चाहे उनका नाम कितना भी बड़ा हो। अचानक चेनफिंग फैसला करता है कि वो बिना लकड़ी लिए ही चला जाएगा क्योंकि वो ट्रबल नहीं चाहता। लेकिन मोहॉक जानता है कि प्रोटैगनिस्ट हालात का फायदा उठाना चाहता है और 2 मीटर और ऑफर करता है। चालाक लड़का सबका आधा मांग लेता है। हमारा लड़का चेतावनी देता है कि वो दोनों ग्रेट मास्टर को संभालेगा और बाकी लोग सेक्ट के लोगों को देखे। वो लोग सोचते हैं कि 5 ग्रेट मास्टर भी दोनों को साथ में नहीं गिरा पाएंगे, लेकिन लड़का एक जबरदस्त अटैक करता है। जमीन पर गिरे लोगों को देखकर लड़का कहता है कि ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रोटेक्टर्स ज्यादा बोलते हैं और करते कुछ नहीं। चेनफिंग कहता है कि उसका हिस्सा खत्म हो गया है और पूछता है कि बाकी लोग कितना टाइम लेंगे। शियाओ ह्यू उससे मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट को ये एटीट्यूड पसंद नहीं आता। चांग समझाता है कि अगर लोटस फ्लावर सेक्ट जीत गई तो लड़के को भी प्रॉब्लम होगी। वो कहता है कि मदद करने पर उसे एक्स्ट्रा 5 मिलियन मिलेंगे। हमारा लड़का इस नई रिक्वेस्ट से खुश हो जाता है और एक्शन में कूद पड़ता है। वो एक साथ कई दुश्मनों को गिरा देता है। चेनफिंग उन्हें याद दिलाता है कि उसके 5 मिलियन मत भूलना और गिरे हुए प्रोटेक्टर्स को खुद संभालना। शव पूछता है कि मास्टर और ग्रेट अंकल से कंपेयर करने पर कौन ज्यादा स्ट्रांग है। चंग सोचता है कि मू चेनफिंग शायद सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। बूढ़ा आदमी नोटिस करता है कि उसका पार्टनर आराम से फोन से खेल रहा है और उसे सावधान रहने को कहता है क्योंकि इलाके में अभी भी लोटस फ्लावर के लोग मौजूद हैं। शियाओ एक अजीब सी चीज से बच जाता है और कहता है कि वो उस ट्रिक में नहीं फंसेगा। तभी एक रहस्यमयी इंसान पूछता है कि क्या वो उनकी सुई से भी बच पाएगा। मोहॉक वाले के कंधे में हिट लगती है और वो चेन को सावधान रहने को चिल्लाता है क्योंकि ये बहुत
बहुत अजीब लग रहा है। लाइसा आई खुद को लोटस फ्लावर सेक्ट की सेक्रेड मेडन बताती है और दावा करती है कि उसने कभी निशाना नहीं चूका। बूढ़ा आदमी उसे विकेड औरत कहता है और पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि कोई उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। वो जवाब में पूछती है कि क्या वो चेनफांग की बात कर रहा है। लड़की कहती है कि इतना यंग एक्सपर्ट मिलना रेयर है और उसे लोटस फ्लावर सेक्ट ज्वाइन करने का न्योता देती है। वो कसम खाती है कि उसकी सारी विशेस पूरी करेगी। चेनफिंग कहता है कि मेडन उसका टाइप नहीं है। वो हंसती है और समझ जाती है कि लड़का अभी बहुत छोटा है ये समझने के लिए कि उसका मतलब क्या था। हमारा लड़का चेतावनी देता है कि इस लकड़ी को भूल जाना बेहतर है। औरत पूछती है कि क्या वो सच में उसकी सेक्ट के खिलाफ जाना चाहता है। चेनफिंग समझाता है कि उसे अपना काम करना ही होगा क्योंकि वो पहले ही पैसे ले चुका है, इसलिए वो उन दोनों को जाने नहीं दे सकता। वो मानती है कि ये अफसोस की बात है क्योंकि उसने अभी तक लड़के का स्वाद भी नहीं चखा, लेकिन लड़का सोचता है कि ऐसा नहीं हो तो बेहतर है और उसके अटैक से खुद को बचाता है। जब उसका डिफेंस खत्म होता है तो तीनों को एहसास होता है कि मेडन वहां से जा चुकी है। लाइसा जाई पहले ही अपनी फैंसी कार में होती है और कसम खाती है कि वो मू चेनफांग को नहीं भूलेगी। वो वादा करती है कि उनकी फिर मुलाकात होगी। अब युओ के सेंटर में सूट पहने लोग एक कमरे में इकट्ठा होते हैं और प्रोटैगनिस्ट पर अपनी राय रखते हैं। चश्मा लगाए आदमी के खिलाफ हुई फाइट के बारे में सोचता है और मानता है कि वो नेचुरल की तक पहुंच चुका है, लेकिन उसका बैकग्राउंड अजीब है क्योंकि वो जैसे कहीं से भी प्रकट हो गया हो। सीईओ लू शंग उन्हें याद दिलाता है कि उनका काम ड्रैगन किंगडम के साउथ वेस्ट इलाके में स्टेबिलिटी बनाए रखना है, न कि लोगों का बैकग्राउंड जांचना। एग्जीक्यूटिव सब कुछ यंदाई को रिपोर्ट करेगा और अब चाहता है कि एमयू चेनफिंग उनकी कंपनी ज्वाइन करे। प्रोटैगनिस्ट कई वुडन सोर्ड्स को हवा में तैराता है और सोचता है कि वो अभी लाइटनिंग पाउडर भी रिलीज कर सकता है। फिलहाल इतना काफी है। लड़का नोटिस करता है कि लियो जुन टेम्पल से निकलने के बाद से वही कार उसका पीछा कर रही है। वो सोचता है कि क्या वो फिर से टारगेट बन गया है। तभी सूट और चश्मा वाला आदमी बॉस को बताता है कि लड़का आर्टिफैक्ट्स को रिफाइन और कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उसे डिस्कनेक्ट करना पड़ता है क्योंकि उसे पकड़ लिया गया है। हमारा लड़का पूछता है कि क्या अब स्पाई को खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। आदमी बताता है कि वो हु होंगी है एक्स्ट्रा हाउस सर्विसेज से और बात करना चाहता है। चेनफिंग कहता है कि उसे इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो नोटिस करता है कि आदमी के पास मैजिकल आर्टिफैक्ट है और पूछता है कि वो असल में कौन है। चार आंखों वाला आदमी बताता है कि एक्स्ट्रा और हाउस सर्विसेज ड्रैगन किंगडम से जुड़ी एक कंपनी है जो सोशल स्टेबिलिटी बनाए रखने की जिम्मेदार है। वो प्रोटैगनिस्ट जैसे फ्रीलांसर्स को मैनेज करते हैं और अलग अलग सेक्स के कॉन्फ्लिक्ट्स को संभालते हैं। हमारा लड़का पूछता है कि अगर वो मना कर दे तो क्या होगा। दूसरा जवाब देता है कि उनके पास टेक्नोलॉजी और एलीट स्पेशलिस्ट हैं, इसलिए कंपनी को हल्के में मत लेना। चेनफिंग मान लेता है कि वो सही है और पूछता है कि क्या ये बातचीत अभी हो सकती है। लड़का मान जाता है। अब यू शाओ के सेंटर में जेन की मिस वू का स्वागत करती है जो अभी अभी रेस्टोरेंट पहुंची है। प्रिंसेस कहती है कि सामने वाले के ज्यादा इंसिस्ट करने पर उसे आना पड़ा। लड़की पूछती है कि क्या वो ऑर्डर में कुछ और ऐड करना चाहेंगी। सोफिन जानती है कि इस इनविटेशन के पीछे और इरादे थे और पहले ही चेतावनी देती है कि वू फैमिली जेनंग फैमिली से अलायंस नहीं करेगी। किसी वजह से लड़की को रिजेक्ट होकर राहत महसूस होती है। हैरिस कहती है कि खुद पर इतना दबाव डालना ठीक नहीं। जेन की बताती है कि कुछ चीजें उसके कंट्रोल में नहीं है। प्रिंसेस पूछती है कि क्या उनमें से एक मुझ चेनफंग से जुड़ी है। लड़की कहती है कि प्रोटैगनिस्ट कभी उसके प्लान का हिस्सा नहीं था। हैरिस उसे बेवकूफ कहती है क्योंकि वो ये नकार नहीं सकती कि चेनफंग बहुत स्ट्रांग है। मिस वू कहती है कि वो ड्रैगन किंगडम का सबसे यंग ग्रैंड मास्टर है और पूछती है कि क्या उसे रिजेक्ट करते वक्त ये बात पता थी। टॉपोफिन बताती है कि इसी वजह से उसने उसे इडियट कहा था क्योंकि मू चेनफंग का पोटेंशियल बहुत बड़ा है। चेन की पूछती है कि वो लड़के की इतनी तारीफ क्यों कर रही है। छोटी प्रिंसेस कहती है कि उसका क्रश ज्यादातर लोगों से ज्यादा पैटियंस और मेंटल स्ट्रेंथ रखता है, खासकर मिस जेन से ज्यादा। हैरिस सोचती है कि अगर सामने वाली में चेनफिंग की आधी पेशेंस भी होती तो आधी जन फैमिली उसके पैरों में होती। टीओएन कहती है कि म्यू फैमिली कोलैबोरेशन के लिए भी मान सकती है, लेकिन वो इडियट्स की फैमिली ज्वाइन नहीं करना चाहती। जेन की सलाह के लिए धन्यवाद देती है क्योंकि मू चेनफंग कभी उसका कैटल था। उसे लगता है कि उसी के जरिए उसके चांसेस अच्छे हैं, लेकिन मिस वू हंसती है और कहती है कि वो खुद को बहुत ज्यादा समझ रही है। प्रोटैगनिस्ट वही मैन है जिसे उसने अपनी जिंदगी के लिए चुना है। छोटी प्रिंसेस कहती है कि वो अपने फ्यूचर रिलेशनशिप में वू फैमिली की ताकत गारंटी कर सकती है और लड़की से कहती है कि पहले अपनी जिंदगी संभाले। अब हमारा लड़का कंपनी पहुंचता है और सोचता है कि बाहर से कुछ खास
खास इम्प्रेसिव नहीं है। होंगली उसे याद दिलाता है कि वो होम सर्विसेज देते हैं। हमारा लड़का सीईओ से उससे मिलता है जो बताता है कि वो उसका इंतजार कर रहा था। लड़का पूछता है कि यहाँ चल क्या रहा है। एग्जीक्यूटिव उसे घर जैसा महसूस करने को कहता है। चेनफिंग तुरंत टेबल पर पैर रख देता है जिससे बूढ़ा आदमी उसकी ढिठाई देखकर चौंक जाता है। लू शांग बिना घुमा फिरा बात किए कहता है कि उसने उसे कंपनी ज्वाइन करने का न्योता देने के लिए बुलाया है। प्रोटैगनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता है जिसमें दिन के 8 घंटे काम, वीकेंड ऑफ, हॉलीडेज ऑफ, नो ओवर टाइम और कुछ बेनिफिट्स लिखे होते हैं। सैलरी मिनिमम है लेकिन बेनिफिट्स जोड़ने पर काफी हो जाती है। चेनफिंग पूछता है कि क्या वो किसी मिजरी एक्सेप्ट करने वाले इंसान जैसा दिखता है। सीईओ कहता है कि उसे इस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए जब तक कि वो रियल एमू चेनफंग न हो। यंग मू 20 साल का है, एक बास्टर्ड बेटा जिसने कांगी का पीछा किया और फेल हुआ और कुछ दिन पहले जुंग बी के आदमियों से पिट गया था। हमारा लड़का कहता है कि इन्वेस्टिगेशन सच में अच्छी की गई है। एग्जीक्यूटिव उसे कंपनी की ताकत को अंडर एस्टिमेट न करने को कहता है और पूछता है कि क्या उसे सच में म्यू चेनफांग कहना चाहिए। अब जेन कंपनी में बी आप अपने फादर को बताता है कि वो इंसान यानबे में कंट्रोल में है, अब वो अपना प्लान शुरू कर सकते हैं। लड़का कहता है कि अब म्यू फैमिली के पास कोई चांस नहीं है। बूढ़ा आदमी बेटे से कहता है कि आराम करे क्योंकि कोई और ये काम संभालेगा, लेकिन लड़के ने इसके लिए बहुत मेहनत की है और खुद एमयू फैमिली को नीचे गिराना चाहता है। उसका फादर उसकी नफरत देखकर खुश होता है और उसे अपना शो दिखाने देता है। पीआई वादा करता है कि वो 3 दिन में एमयू फैमिली को बर्बाद कर देगा। चांग लड़के को लगता है कि मू चनफांग को घुटनों पर बैठकर उसकी रहम की भीख मांगनी पड़ेगी। वो ऊबर और कमरे रिजर्व करने को कहता है क्योंकि वो बहुत खुश है। कर्मचारी उसे धन्यवाद देते हैं। सियोएन अपने अंकल से पूछती है कि प्रोटैगनिस्ट अभी क्या कर रहा होगा। चांग को नहीं पता लेकिन वो सोचता है कि वो प्रैक्टिस कर रहा होगा। छोटी प्रिंसेस कहती है कि वो इतना बोरिंग नहीं है। कर्लवू चेतावनी देती है कि सियनंग फैमिली मू फैमिली के खिलाफ एक्शन लेगी। अंकल सोचता है कि चेनफिंग के रहते वो ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएंगे, लेकिन हैरिस जानती है कि अगर उसका क्रश शांत बैठा रहा तो कंपनी उसे छोड़ने वाली नहीं है। इसी वजह से वो तुरंत वहां जाना चाहती है। चांग मानता है कि लियो जून टेम्पल वाली घटना के बाद कंपनी ने लड़के से कांटेक्ट कर लिया होगा। अब कंपनी में लू शांग पूछता है कि क्या प्रोटैगनिस्ट ने उसका ऑफर सोच समझ कर लिया है। लड़का कहता है कि वो मू चनफांग नहीं है लेकिन मू चनफांग ही है। सीईओ सोचता है कि ये मजाक करने का सही वक्त नहीं है। हमारा लड़का पूछता है कि क्या उसने कभी इमॉर्टल रीइंकार्नेशन के बारे में सुना है। ये सुनकर बूढ़ा आदमी लगभग अपना डिटॉक्स जूस गिरा देता है। वो आदमी मानता है कि इससे उसके बदलाव की वजह समझ में आती है और लड़का पूछता है कि क्या वो सच में ऐसी कहानियों पर भरोसा करता है। शैंक कहता है कि उसकी कंपनी हर तरह की अजीब चीजों से डील करती है और ये कहना कि वो एक रीइंकार्नेटेड इमॉर्टल है अजीब जरूर है, लेकिन सबसे सही एक्सप्लेनेशन भी यही है। प्रोटैगनिस्ट मान लेता है कि ये कंपनी सच में टैलेंटेड लोगों से भरी है और एग्जीक्यूटिव कहता है कि टाइम बदल चुका है। चेनफिंग एक रिपोर्ट पढ़ता है जिसमें लाओजुन टेम्पल के पास हुए एक एक्सप्लोजन का जिक्र है और समझ जाता है कि यही वजह है कि ये कंपनी एग्जिस्ट करती है। उसे इस प्रपोजल में इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि टाइम में पीछे जाना इम्पॉसिबल है और वो बस अपनी लाइफ जीना चाहता है, इसलिए जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसे हटा देगा। शेन कहता है कि वो 80% यकीन कर चुका है कि लड़का एक रीइंकार्नेटेड इमॉर्टल है और बताता है कि कंपनी स्पिरिचुअल वेन्स को रिस्टोर करना चाहती है। लड़का जानता है कि ऐसी चीजें रिस्टोर करना आसान नहीं है। अगर वो इसी बात से उसे कंपनी ज्वाइन कराने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भूल ही जाएं। तभी सीईओ बताता है कि ये उसकी दूसरी रीइंकार्नेशन है और चेतावनी देता है कि कंपनी की ताकत को अंडर एस्टिमेट न करे क्योंकि वो दोबारा रीइंकार्नेट नहीं होना चाहता। वो आदमी सोचता है कि अगर प्रोटैगनिस्ट को किसी चीज की परवाह नहीं है तो उसे कुछ जानने में भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जांग बी के प्लान के बारे में सुनते ही लड़का इरिटेट हो जाता है। शांग कहता है कि कंपनी सायनंग फैमिली के मामले में लड़के को रेकलेस कुछ भी करने नहीं देगी। लड़का इसे धमकी समझता है लेकिन वो आदमी बस वहां से चला जाता है। हुंगी समझाता है कि उसके बॉस का मतलब बस इतना था कि कंपनी इस क्राइसिस में एमयू फैमिली की मदद कर सकती है, लेकिन तभी जब चेनफांग कोऑपरेट करे। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो कंपनी ज्वाइन कर सकता है लेकिन उसे पूरी फ्रीडम चाहिए और उसकी सैलरी का एक भी हिस्सा गायब नहीं होना चाहिए। मैनेजर कहता है कि इंटर्न को ये सारे राइट्स मिलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद वो यनबे से अपने लोग भी ला सकता है। चेनफिंग इंटर्न वाली बात पूछता है। हुंगी बताता है कि ये एक इनफॉर्मल रोल है जिसमें रोज काम करना जरूरी नहीं होता। हमारा लड़का सोचता है कि ये सब पहले से प्लान था। फिर वो पूछता है कि जेन फैमिली की ट्रेड वॉर को लेकर क्या प्लान है। आदमी कहता है कि कंपनी की प्रायोरिटी म्यू फैमिली के मेंबर्स की सेफ्टी है। लड़का मान लेता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में उसके साथ चाल चली गई है। आयोन अचानक आ जाती है और कहती है कि उसे इस ट्रेड वॉर को हैंडल करने दिया जाए। शेनफिंग पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। हैरिस
हैरिस बताती है कि वो फैमिली भी कंपनी का हिस्सा है। अब जब प्रोटैगनिस्ट उसका एम्प्लॉई है तो वो पूछती है कि अगर वो डेट करने लगे तो क्या ये ऑफिस रोमांस नहीं होगा। प्रिंसेस कहती है कि कंपनी एमयू फैमिली की सेफ्टी गारंटी कर सकती है और जांग फैमिली से उनकी सारी एसेट्स भी बचा सकती है। हमारा लड़का मदद के लिए उसे थैंक्स कहता है। मिस वू याद दिलाती है कि उसने खुद उसे चुना था, इसलिए उसका साथ देना नेचुरल है। शाओपिन हुंगी को टीज करता है और आदमी ऑकवर्ड होकर उसे डायरेक्टर कहते हुए चला जाता है। चेनफिंग पूछता है कि क्या उसे पता है जंगबा कहाँ है। वो जवाब देती है कि वो हेवन ऑन अर्थ नाम की जगह पर होगा। प्रोटैगनिस्ट वहां से दौड़ जाता है। हैरिस उसे कहती है कि रेकलेस कुछ ना करे वरना कंपनी के लिए मुश्किल हो जाएगी। लड़का कहता है कि उसे अपनी लिमिट्स पता है। हेवन ऑन अर्थ के बाहर लड़का अपने दुश्मन को महंगी कार्स के पास खड़ा पाता है। वो पूछता है कि यंदाई में जो हुआ उसका जिम्मेदार क्या वो है। एक थग कहता है कि यंग मास्टर के पीछे जाने वाले लड़के को संभाल लो, लेकिन शेन फिंग डरावनी नजर से कहता है कि वो पहले उन्हें संभालेगा। सब चुप हो जाते हैं। वो सवाल दोहराता है और जुंग भी मान लेता है कि गलती उसी की थी। वो कहता है कि अगर लड़का घुटनों पर बैठकर माफी मांगे तो वो नरमी दिखा सकता है। तभी लड़का थग को किक मारता है और पूछता है कि क्या उसने उसे बोलने की इजाजत दी थी। वो कहता है कि अब थग की बारी है। थग अच्छा बनने की कोशिश करता है लेकिन उसके सिर पर ईंट पड़ती है। फिर लड़का यंग मास्टर जेन से पूछता है कि ये सब उसका आइडिया था या उसके फादर का, लेकिन वो अपने घुटने की शिकायत में बिजी है। चेनफिंग उसे थप्पड़ मारता है। वो कसम खाता है कि वो उसे कब्र तक भेजने की हिम्मत नहीं करेगा। तभी उसे दूसरा थप्पड़ पड़ता है। चेंगबाई कहता है कि उसे जल्दी खत्म कर देना बेहतर है क्योंकि उसे उसकी फैमिली की प्रॉपर्टी की जानकारी है। तभी कोई मु चेनफंग का नाम चिल्लाता है। चेन की अचानक आ जाती है और अपने छोटे भाई को ट्रबल में देखकर खुश नहीं होती। चेनफंग उस बेवकूफ को फिर से थप्पड़ मारता है। जेन की अपने भाई की मदद के लिए दौड़ती है। वो कहती है कि शायद उसने प्रोटैगनिस्ट को गलत समझा था। लड़का हंसता है और कहता है कि वो औरतों को हाथ नहीं लगाता। लड़की कहती है कि अगर वो माफी नहीं मांगेगा तो वो उसे फिर कभी नहीं देखेगी। लड़का कहता है कि वो खुद को बहुत ज्यादा समझ रही है। वो कहता है कि उसे खुश होना चाहिए कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं हुई, वरना वो भी ट्रबल में होती। चेन की चिल्लाती है कि वो एक दिन इसका पछतावा करेगा। कार से हुंगी अपने बॉस को बताता है कि चेनफिंग ने हालात और खराब नहीं किए। फिर कहता है कि वो यंदई वाला मामला तुरंत सुलझा देगा। जेन की हॉस्पिटल में अपने भाई के साथ होती है। डॉक्टर कहते हैं कि रिकवरी में 3 दिन लगेंगे। जुंगबाई को यकीन नहीं हो रहा कि वो अभी बिस्तर पर पड़ा है। वो पूछती है कि ऐसा क्या हुआ कि प्रोटैगनिस्ट ने ऐसा किया, लेकिन वो जर्क अपनी बहन को चिल्लाकर बाहर जाने को कहता है और कहता है कि औरतें ये सब नहीं समझेंगी। लड़की याद दिलाती है कि वो भाई बहन है। आदमी कहता है कि जब उसकी शादी हो जाएगी तो वो फैमिली का हिस्सा नहीं रहेगी, इसलिए अपनी जगह जान ले। जैनकी को सिर्फ औरत होने की वजह से ऐसा ट्रीट किए जाने पर फ्रस्ट्रेशन महसूस होता है। उसे रेस्टोरेंट वाली बात याद आ जाती है। वो मुस्कुराती है और कहती है कि वो हमेशा जियांग फैमिली का हिस्सा रहेगी। उसका भाई इसे खोखली बात मानता है। तभी उनके फादर कमरे में आते हैं और बेटी को बाहर जाने को कहते हैं। लड़की ओबीडियंट बनने का नाटक करती है और कहती है कि वो जैसा कहा गया है वैसा करेगी। मिस्टर चेन अपने बेटे को फिर थप्पड़ मारते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ था। पी बस इतना कहता है कि वो मुचेनफिंग को तबाह देखना चाहता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि स्टार सोसाइटी ने काम लेने से मना कर दिया। लड़का शौक में सोचता है कि शायद उसके फादर ने कंजूसी की होगी। वो आदमी रिबेलियन की वजह से बेटे को फिर थप्पड़ मारता है। उसे लगता है कि चेनफेंग के स्टार सोसाइटी में कनेक्शन होंगे, लेकिन वो कहता है कि अब फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका प्लान शुरू हो चुका है। प्रोटैगनिस्ट समझाता है कि स्वॉर्ड आंखों का पीछा करती है, हाथ स्वॉर्ड का पीछा करता है, कमर हाथ का पीछा करती है, तभी मूव ग्रेसफुल और फ्लूइड होता है। यूलन ये सब याद रखती है, लेकिन लड़के के इतने करीब होना उसे अजीब लगता है। वो उसे कहता है कि अपने पोल्यूटेड दिमाग से डिस्ट्रैक्ट होना बंद करे। लड़की पूछती है कि उसे ये सब क्यों सीखना है। लड़का समझाता है कि ये सेल्फ डिफेंस के लिए है ताकि कोई उसे फिर परेशान न कर सके। यूलान को ये काफी कूल लगता है। अचानक कोई चिल्लाता है कि नहाते वक्त करंट लग गया क्योंकि पानी बंद हो गया था। चेनफांग कहता है कि उन्हें वहां से निकलना चाहिए। प्रोटैगनिस्ट को एहसास होता है कि उसने इस लड़की की खूबसूरती पहले कभी नोटिस नहीं की थी। वो कुछ कहना चाहती है लेकिन लड़का उसे अभी कुछ न बोलने को कहता है। माहौल में दोनों करीब आ जाते हैं। लड़की सोचती है कि वो वही करेगी जो यंग मास्टर चाहेगा। तभी लड़के का फोन बज जाता है और सब खराब हो जाता है। कितनी खराब किस्मत है। यूलान शर्म से भाग जाती है और लड़के से कहती है कि वो अपना काम संभाले। चेनफिंग कहता है कि उसके दादा के पास कॉल करने की अच्छी वजह होनी चाहिए। बूढ़ा आदमी चेतावनी देता है कि उसे तुरंत मैंशन लौटना होगा। प्रोटैगनिस्ट फैमिली हाउस पहुंचकर एक्सप्लेनेशन मांगता है। गंजा आदमी पूछता है कि क्या उसके पोते ने कल जांग बाई को हॉस्पिटल पहुंचाया था। हमारा लड़का कहता है कि वो तो अभी भी कम था। उसकी स्टेप मदर बड़बड़ाने लगती है और उसे याद दिलाया जाता है कि उसे कमरे में बंद रखा जाना चाहिए। लड़का पूछता
पूछता है कि क्या उसका दादा गेम्स खेल रहा है। बूढ़ा आदमी अपनी छड़ी जमीन पर मारता है और कहता है कि उसे अपनी गलती की कीमत चुकानी होगी। उसका भाई चिल्लाता है कि कंपनी के स्टॉक्स इतने गिर चुके हैं कि उनके फादर एक्सेन और यानबे के कंट्रोल में है। वो कहता है कि ये सब उसकी गलती है। वो अनोइंग आदमी कहता है कि बेकार होने के बावजूद वो इतना इरेस्पॉन्सिबल काम कभी नहीं करता और सोचता है कि अब उसे अपना बदला मिलेगा। फिर बाकी फैमिली मेंबर्स भी कहना शुरू कर देते हैं कि चेनफांग सब कुछ बर्बाद कर रहा है और उसे अब इस फैमिली का हिस्सा भी नहीं होना चाहिए। बूढ़ा आदमी पूछता है कि क्या उसके पोते को कुछ कहना है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि वो इतना ड्रामा क्यों कर रहे हैं। एक्सोपेन कहती है कि सीनंग फैमिली ने डर्टी खेल खेला है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो दोपहर तक एमयू फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी। वो एक आंटी को कॉल करती है और बताती है कि अब शुरू कर सकती हैं। चांग पूछता है कि क्या म्यू फैमिली की वजह से अपने रिसोर्सेज यूज करना थोड़ा क्लूलेस नहीं है। छोटी प्रिंसेस कहती है कि वो ये चेनफंग के लिए कर रही है, ना कि पूरी फैमिली के लिए। फिर वो अपने क्रश की मदद करने मैंशन जाने का फैसला करती है। इधर प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसके यूजलेस रिश्तेदारों ने म्यू नाम की पूरी हालत खराब कर दी है, इसलिए जो हुआ उसका पूरा ब्लेम वो अकेले नहीं लेगा। उसका भाई उस पर झपटता है लेकिन थप्पड़ खा लेता है। लड़का पूछता है कि क्या वो दर्द भूल गया जो उसे अभी हाल ही में फील हुआ था। हमारा लड़का एक किक मारता है और उसका भाई उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। म्यूल दादा से रोने की कोशिश करता है और कहता है कि ये उसकी अथॉरिटी का अपमान है, लेकिन बूढ़ा आदमी उसे चुप रहने को कह देता है। बूढ़ा आदमी पूछता है कि क्या लड़का अपनी फैमिली के साथ ऐसा ही बर्ताव करता है। शेनफिंग को याद आता है कि उसे कभी फैमिली का हिस्सा माना ही नहीं गया। दादा उसे घुटनों पर बैठने का ऑर्डर देता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट टाइम बर्बाद करने के बजाय वहां से जाना पसंद करता है। गंजा आदमी कहता है कि उसके पास कुछ ट्रिक्स हैं और एक बटन दबाता है जिससे कई सिक्योरिटी गार्ड्स बुला लिए जाते हैं, लेकिन यंग मैन को उसकी सस्ती चालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर दादा फैसला करता है कि उसका पोता अब इस मैंशन का लीडर नहीं रहेगा और उसे चैंग फैमिली के पास भेजा जाएगा। तभी चाओपान अंदर आता है और कहता है कि बूढ़े आदमी को एक यंग इंसान के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। ओल्ड मुंह दिखावटी सिंपैथी दिखाने लगता है क्योंकि वो जानता है कि कू फैमिली उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। छोटी प्रिंसेस कसम खाती है कि एक दिन वो भी इस फैमिली का हिस्सा बनेगी। म्यूल फिर याद दिलाने की कोशिश करता है कि सब कुछ खराब करने वाला चेनफंग है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि अगर वो लोग ज्यादा क्यूट बने रहे तो उसे इग्नोरेंस का सहारा लेना पड़ेगा। हैरिस अपने क्रश से जिद न करने को कहती है और उसे उसकी दूसरी आइडेंटिटी याद दिलाती है। लड़का जानता है कि अब वो कंपनी का भी हिस्सा है। हमारा लड़का पूछता है कि एमयू कंपनी के शेयर्स की कीमत कितनी है, क्योंकि वो सब कुछ खरीदना चाहता है। दादा कहता है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि कीमत 2 अरब है। लड़का पूरे 3 अरब ऑफर करता है। उसका भाई सोचता है कि वो बेवकूफ है जो ये सब अरेंज करने का सोच रहा है। शेनफिंग लोन मांगता है और कहता है कि इस फेवर के बदले वो कुछ भी करेगा, लेकिन लड़की कहती है कि वो लोन देने के बजाय डोनेट करेगी। सीधे 4 अरब लड़के के अकाउंट में आ जाते हैं। वो कहता है कि अब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाए। चेनफिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और अब मू कॉर्पोरेशन पूरी तरह उसकी हो जाती है। वो कहता है कि अब उसे फैमिली परेशान न करे। उसका भाई सोचता है कि वो एक डूबती कंपनी खरीदकर बेवकूफी कर रहा है। दादा जानता है कि 3 अरब एक शानदार लाइफ के लिए काफी है। म्यूल ताना मारता है कि अगर मिस वू ने सही भाई चुना होता तो इतना पैसा नहीं जाता, लेकिन वो उसे इडियट कहती है और सुनना नहीं चाहती। ओल्ड मू तो पूछता है कि क्या हैरिस ये पूरा शो देखकर थक नहीं गई है। लड़की मुस्कुराकर कहती है कि एंड से पहले वो जा नहीं सकती। उसी वक्त एक एम्प्लॉई बताता है कि म्यू कॉर्पोरेशन के शेयर्स फिर से बढ़ने लगे हैं और आज ही 50 अरब तक पहुंच सकते हैं। दादा और उसका पोता शौक में आ जाते हैं। चेनफांग हंसता है और कहता है कि बेवकूफों ने 50 अरब की कंपनी सिर्फ 3 में बेच दी। चेनफिंग अपने दोस्त के साथ जाने की तैयारी करता है। गंजा आदमी फैमिली के हक में बहस करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो कंपनी में सबको बदल देगा क्योंकि यूजलेस लोगों पर खर्च नहीं कर सकता। दूसरी तरफ जेन की अपने फादर को बताती है कि कुछ बहुत बुरा हो गया है, लेकिन आदमी उसकी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। लड़की बताती है कि उनके शेयर्स गिर रहे हैं और वो पहले ही 30 मिलियन खो चुके हैं। मिस्टर जियांग को यकीन नहीं होता क्योंकि म्यू फैमिली में इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए। लड़की अपने फादर को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन आदमी वायलेंस पर उतर आता है और उसे यूजलेस कहता है क्योंकि वो फैमिली की छोटी लड़की तक को संभाल नहीं पाई। बूढ़ा आदमी ये कहकर चला जाता है कि उसे कोई बहाना नहीं सुनना। जेन की फ्रस्ट्रेटेड फील करती है क्योंकि उसे पता है कि सिर्फ औरत होने की वजह से ऐसा ट्रीट किया जा रहा है। जुंग भी कहता है कि उसकी बहन को शादी पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो फैमिली और कॉर्पोरेशन के लिए सब कुछ देना चाहती है बिना किसी
किसी रिकॉग्निशन के। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में लड़की मू चनफंग को कॉल करती है और मिलने की इच्छा जताती है। प्रोटैगनिस्ट को यह अजीब लगता है और पूछता है कि क्या उसने उस दिन कोई अजीब दवा ले ली थी। वो एमयू फैमिली पर उसके कंट्रोल के लिए उसे धन्यवाद देता है। चेन की पूछती है कि उसने कोफेन की मदद के बदले क्या दिया। हमारा लड़का सोचता है कि ऐसे कंक्लूजन से निकालना अजीब है क्योंकि दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन लड़की मानती है कि उनके जैसे लोगों के दोस्त नहीं होते। लड़का कहता है कि डिसऑनेस्ट इंसान का दोस्त ना होना नॉर्मल है। तभी लड़की अचानक उसे अपना बॉयफ्रेंड बनने को कहती है। वो कसम खाती है कि अगर चेनफिंग उसकी फैमिली को छोड़ दे तो वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या यही उसका असली प्रपोजल है। जेन के पूछती है कि वो और क्या चाहेगा। लड़का कहता है कि ये पैथेटिक है कि वही फैमिली जिसने ये सब शुरू किया अब भीख मांग रही है। हमारा लड़का पीठ फेरता है और कहता है कि उससे कांटेक्ट न करे, लेकिन लड़की वादा करती है कि वो अपनी फैमिली की भलाई के बदले कुछ भी दे सकती है। लड़का पूछता है कि क्या वो सच में ऐसा कर सकती है। फिर वो सीनांग कॉरपोरेशन के 51% शेयर मांग लेता है। लड़की कहती है कि ये बहुत ज्यादा है। चेनफिंग वहां से चला जाता है और कहता है कि उससे तब बात करे जब उसके पास जेन फैमिली में असली अथॉरिटी हो। प्रिंसेस वू को पता चलता है कि जेन की ने चेनफिंग के साथ मीटिंग अरेंज की है और वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील करती है। लुशेंग पूछता है कि क्या वो परेशान नहीं है, लेकिन वो पूछती है कि क्या अंकल मू सेफ है। सीईओ कहता है कि हाँ, इससे हैरिस को राहत मिलती है। एग्जीक्यूटिव पूछता है कि अगर प्रोटैगनिस्ट उस लड़की से सुलह कर ले तो क्या उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। वो पूछती है कि लड़का क्या कर रहा है। आदमी जवाब देता है कि वो किसी और लड़की के साथ पार्क में घूम रहा है। वो ये भी बताता है कि उसका फादर बहुत गुस्से में है। लड़की कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बस टाइम की बात है जब सब सुलह कर लेंगे, लेकिन फिर वो गुस्सा हो जाती है कि चेनफिंग किसी और औरत से मिल रहा है। वो इंतजार नहीं कर पा रही कि उसका फादर लौटकर क्या करेगा। अचानक मैनेजर चेतावनी देता है कि शांग कॉर्पोरेशन ने लोटस फ्लावर सेक्ट से कांटेक्ट कर लिया है और हालात कंट्रोल से बाहर जा सकते हैं। सब कहते हैं कि वो सिचुएशन संभालने की कोशिश करेंगे। प्रिंसेस पूछती है कि अगर सच में हालात बिगड़ गए तो क्या होगा। लूशांग कहता है कि तब उन्हें स्पेशल मेजर्स लेने पड़ेंगे क्योंकि ड्रैगन किंगडम का बैलेंस किसी भी हालत में टूटना नहीं चाहिए। इधर मिस्टर कैंग किसी लियो नाम के आदमी से अपनी कंपनी के शेयर्स को लेकर मदद मांगता है और बताता है कि इसके पीछे एमयू फैमिली है, लेकिन कॉल काट दी जाती है। वो गुस्से में आ जाता है क्योंकि जैसे ही नई फैमिली इन्वॉल्व्ड हुई उसके सारे नकली दोस्त गायब हो गए। वो फैसला करता है कि इस प्रॉब्लम का सिर्फ एक सोल्यूशन है। वो ओल्ड वांग से बात करता है और कहता है कि वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा और कांगी को उसके बेटे से मिलवाएगा। तभी एक औरत आती है, कहती है कि मिस्टर सेनांग ने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी और उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन बूढ़ा आदमी सेक्रेड मेडन के लिए पे करने को तैयार है। औरत बहुत प्रोफेशनली बिहेव करती है और पूछती है कि आदमी उसे कितनी कीमत का समझता है। आदमी सर्विस को गलत समझते हुए 50 मिलियन ऑफर करता है ताकि वो एमयू फैमिली को कभी न देखे, लेकिन लड़की कहती है कि ये काम रिस्की है इसलिए उसे और चाहिए। आदमी पूछता है कि कितना। वो सुनकर शॉक हो जाता है जब बात 200 मिलियन तक पहुंचती है, लेकिन असल में सूज को और भी ज्यादा चाहिए होता है। वो कहती है कि 2 अरब में लोटस फ्लावर सेक्ट हमेशा के लिए एमयू फैमिली को खत्म कर देगी। फिर वो औरत उसकी जान के बदले कुछ और शेडी सर्विसेज भी ऑफर करती है। मिस्टर चियांग सोचता है कि मेडन मजाक कर रही है। वो वहां से चली जाती है और कहती है कि अगर उसी रात पैसे ट्रांसफर हो गए तो अगली सुबह से उसकी सेक्ट काम शुरू कर देगी। चेनकी अपने फादर से कहती है कि उन्हें वांग फैमिली की शर्तें मानने की जरूरत नहीं है। आदमी कहता है कि अब वही चार्ज में है और याद दिलाता है कि पैसा और पावर की कीमत चुकानी पड़ती है, वरना कोई वेट्रेस की तरह टेबल सर्व करता रह जाएगा। 2 आदमी रेस्टोरेंट में आते हैं और उनमें से एक ओल्ड जेन को ग्रीट करता है। वो कहता है कि जेन की काफी बड़ी हो गई है। लड़की आदमी और उसके बेटे को हेलो कहती है जो अभी भी थोड़ा लॉस्ट लग रहा होता है। वोंग जीजोंग आखिरकार थोड़े शाय अंदाज में सबको ग्रीट करता है। अचानक वेट्रेस यंग मैन की शर्ट पर चाय गिरा देती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि कोई बात नहीं है। उसे पता है कि वो एम्प्लॉई पूरी साल काम करके भी उस शर्ट की कीमत नहीं चुका पाएगी, इसलिए बवाल करने की जरूरत नहीं है। ऊपर से लोग नाराज भी हो सकते हैं अगर बात ज्यादा बढ़ गई। लड़का मानता है कि उसकी जिंदगी वेट्रेस की जिंदगी से ज्यादा कीमती है। मिस्टर चेन कमेंट करता है कि ओल्ड वॉन्ग ने अपने बेटे की अच्छी परवरिश की है। आदमी कहता है कि रात के सितारे तो यंग लोग ही होते हैं। जीजोंग कहता है कि वो मिस जेन से बहुत सेटिस्फाइड है और याद दिलाता है कि उसे कॉर्पोरेशन के 51% शेयर चाहिए। उसका फादर पूछता है कि क्या ये ज्यादा नहीं है। लड़का जानता है कि ये ज्यादा नहीं है क्योंकि वांग फैमिली ही एकमात्र है जो जांग्स की मदद को तैयार है। वो कहता है कि मिनिमम वो 40% से कम एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन तभी यंग वुमन फ्रीक आउट कर जाती है और कहती है कि उसने कभी शादी के लिए हाँ नहीं की थी। उसके फादर को निराशा
निराशा होती है। चेन की कसम खाती है कि उसे बिल्कुल पता है वो क्या कर रही है और वो यंग मैन से शादी करने से मना कर देती है। वो फैसला करती है कि वो अपना रास्ता खुद बनाएगी। वो चेनफांग से कांटेक्ट करती है और एक बार फिर बात करने को कहती है। लड़की जानती है कि वो किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती। उसका भाई सवाल करता है तो वो वादा करती है कि उसे पता है वो क्या कर रही है। बीआई पूछता है कि वो प्रोटैगनिस्ट से मिलने क्यों गई थी, लेकिन यंग वुमन कहती है कि ये उसका मामला नहीं है। उसी वक्त हमारा लड़का दरवाजा खटखटाता है और हैरान रह जाता है जब वो देखता है कि लड़की अभी अभी शॉवर से निकली है। चेंग काय लड़के को वाइन ऑफर करती है। वो पूछता है कि क्या उसने अपना मन बदल लिया है। फिर वो कहती है कि वो 10% शेयर गारंटी कर सकती है। लड़का पूछता है कि क्या ये पॉसिबल है। लड़की कहती है कि हाँ, अगर वो उसकी मदद करे। चेनफिंग सोचता है कि जांग फैमिली को कंट्रोल करने और फाइनेंशियल क्राइसिस ठीक करने के बदले सिर्फ 10% लेना उसके लिए नुकसान का सौदा है। लेकिन यंग वुमन सारी कार्ड्स टेबल पर रख देती है और पूछती है कि अगर वो खुद पेमेंट में शामिल हो जाए तो क्या वो अब भी नुकसान में रहेगा। क्या सिचुएशन है। चेनफिंग पूछता है कि जांग काय किस तरह की पागलपन वाली बात कर रही है। लड़की उसे यकीन दिलाती है कि वो उसकी रिवॉर्ड में शामिल है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो आग से खेल रही है। वो उसे एक बड़ा सा किस देती है और कहती है कि हाँ, वो सच में आग से खेल रही है। हमारा लड़का कहता है कि मिनिमम वो 20% एक्सेप्ट करेगा। यंग वुमन इस डील के लिए मान जाती है। एक्शन के बाद लड़का कहता है कि उसे नहीं पता था कि ये उसकी पहली बार थी। लड़की कसम खाती है कि वो प्रोमिस्क्यूअस नहीं है। चेनफिंग पूछता है कि क्या उसके फादर को इस बारे में पता है। लड़की कहती है कि उसने अपने परिवार के हर इंसान से उम्मीद छोड़ दी है। वो लड़के से कहती है कि जो वादा उसने किया है उसे मत भूलना। वो कहता है कि अब सब ठीक हो चुका है, लेकिन जुनकी उसे जाने से रोकती है और एक और किस देती है। अपनी बेटी से बात करने की कोशिश करके फेल होने के बाद मिस्टर सेन माफी मांगता है और कहता है कि वो थोड़ी इमेच्योर है। सीजोंग कहता है कि कोई बात नहीं है, लेकिन अगली बार शर्तें थोड़ी अलग होंगी। बूढ़ा आदमी वोंग्स पर गुस्सा करता है। तभी उसे खबर मिलती है कि 2 अरब पहले ही ट्रांसफर हो चुके हैं। यू के सबब्स में भी नोटिस करती है कि पैसे अकाउंट में आ चुके हैं। वो कहती है कि अब काम शुरू किया जा सकता है। एक हुड पहना आदमी पूछता है कि क्या यंग लेडी सच में म्यू फैमिली 1 पर अटैक करना चाहती है। वो याद दिलाती है कि उनके पास सिर्फ चेनफांग है, लेकिन मस्किच का ऑनरेरी लीडर उन्हें याद दिलाता है कि इस लड़के की वजह से वो पहले ही 2 प्रोटेक्टर्स खो चुके हैं। सिसी बताती है कि उन्हें यनबाई से यूजो तक खदेड़ा गया था और उनके असली लीडर का फेट अब भी मिस्ट्री है। औरत जानती है कि उन्हें पैसे चाहिए। वो पूछती है कि क्या उसके पास कोई बेहतर आइडिया है। लड़का कहता है कि उसे चेनफंग के खिलाफ जाना अच्छा आइडिया नहीं लगता। डरावनी औरा के साथ यंग लेडी याद दिलाती है कि अगर वो लोटस फ्लावर सेक्ट को लीड करने लायक नहीं है तो उसे भी घसीटा जाएगा। अगले दिन प्रोटैगनिस्ट मानता है कि जेन की इतनी बदल चुकी है कि वो अब उसके चार्म का विरोध नहीं कर पा रहा। अब उसे एहसास होता है कि म्यू फैमिली पूरी तरह वल्नरेबल है। वो तुरंत कंपनी लौटने का फैसला करता है। वो कंपनी बिल्डिंग पहुंचता है। हैचू होंगी उसका इंतजार कर रहा होता है और पूछता है कि उसकी रात कैसी रही। शनफिंग डिफेंसिव हो जाता है और सोचता है कि क्या उस पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन आदमी कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, चाओपन को अभी तक कुछ पता नहीं चला है। शनफिंग कहता है कि उसकी फैमिली लोटस सेक्ट के निशाने पर है और उन्हें मदद चाहिए, लेकिन लगता है कि कंपनी उससे भी तेज निकली। सुबह ही एक टीम चुन ली गई थी। वो चुने गए लोगों को देखकर खुश होता है। हाँ होंगी कहता है कि अपने वर्कर्स की फैमिली को सेफ रखना कंपनी की जिम्मेदारी है। यंग मैन एक्सोपैन के बारे में पूछता है, लेकिन जैसे ही उसे मुयुआंडा की फ्लाइट स्केड्यूल का पता चला वो निकल चुकी थी। उसी वक्त वो खड़ा होता है और पूछता है कि लैंडिंग का टाइम क्या है। तब तक तो शायद फ्लाइट उतर भी चुकी होगी, लेकिन चिंता की जरूरत नहीं थी। उसने पहले ही अपने फादर को पिक करने के लिए टीम भेज दी थी। शहर से गुजरती कार में चाओफन और मुयुआंडा बात कर रहे होते हैं। वो कहती है कि उसके बेटे की वजह से सब ठीक हो गया, लेकिन आदमी सस्पिशियस रहता है। वो अपने बेटे को अच्छी तरह जानता है, फिर भी वो इंसिस्ट करती है। फिर वो पूछता है कि दोनों की मुलाकात कैसे हुई। ऑकवर्ड तरीके से वो बताने लगती है। तभी कार अचानक तेज मोड़ लेती है। लगता है कोई आ गया है। उसने नहीं सोचा था कि वो इतने तेज होंगे। बेहतर था पकड़कर बैठना, क्योंकि अब ड्राइवर एक्सेलरेटर दबाने वाला था। ड्राइवर दूसरी कार से बच निकलता है, लेकिन रियरव्यू मिरर में देखता है कि एक मोटरसाइकिल आ चुकी है। वो कार की तरफ सुइयां फेंकती है और टायर्स पंक्चर हो जाते हैं। चांग दोनों के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उन्हें जल्दी निकलने को कहता है। सिजी हेलमेट उतारती है और चांग को अजीब लगता है। उसे याद नहीं कि मू फैमिली का उससे कोई दुश्मनी थी। शॉन बताता है कि वो व्हाइट लोटस से हैं और मू युएंडा के पीछे आए हैं। सिजी कहती है कि अगर चीफ जेनंग 2 अरब उसके सिर की कीमत लगा रहा है तो वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इसका वू फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए लड़की का बीच में न पड़ना बेहतर है। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार उसकी फैमिली चूहों के झुंड से नहीं डरती। ये कहकर
कहकर वो एक्सतयोहू को चिल्लाकर बुलाती है। एक जीप आती है और एक गैंग वहां पहुंच जाती है। वो शाओ हू होता है और काफी समय बाद उसने सूजी को देखा था। वो उनका मजाक उड़ाती है और कहती है कि अगर उसे रोकना है तो उन्हें और लोग लाने पड़ेंगे। वो और चांग मिलकर अटैक करते हैं और दूसरों को एक्सोपैन को एस्कॉर्ट करने को कहते हैं। पिछली बार वो चौंक गए थे, अब वो उसे भागने नहीं देंगे। सी खड़ी होकर पहला पंच मारती है, लेकिन शिया वू कहता है कि भले ही वो मार्शल आर्ट्स में अच्छी हो, अगर वो मिस करे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर से अटैक होता है और चांग नीचे से अटैक करता है, फिर भी वो बच निकलती है। उसके हवा में होने का फायदा उठाकर वो अटैक करता है, लेकिन चांग उसे रोकने की कोशिश करता है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, वो हार कर गिर जाता है। फिर ड्राइवर उस पर अटैक करता है, लेकिन सिजी न सिर्फ खुद को बचाती है बल्कि पलटकर वार भी करती है। इसके बावजूद दोनों गार्ड पर रहते हैं। जब वो देखती है कि दोनों अभी तक नहीं भागे हैं तो वो उन्हें जल्दी भागने के लिए चिल्लाती है, लेकिन वो उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देती। लेकिन जैसे ही सुइयां सियोपान को लगने वाली थी, बीच में कुछ आ जाता है। चेनफिंग पहुंच चुका था और अब वो उसकी फैमिली से उलझने की कीमत उससे वसूलने वाला था। लेकिन वो कहती है कि वो सिर्फ एक मर्सनरी है, अगर उसे किसी को ब्लेम करना है तो किसी और को करे, वो आराम से रह सकता है। उसे हराने के बाद वो उसी के पीछे आएगी। चांग उसे दुश्मन की सुइयों के बारे में वार्न करता है, लेकिन उसे भी वो गेम खेलना आता था और उस फाइट में पहली बार वो लड़की हिट होती है। वो चौंक जाती है जब उसे पता चलता है कि वो भी एक स्पिरिचुअल मास्टर है। वो फिलहाल पीछे हटने का फैसला करती है, लेकिन वो उसे इतनी आसानी से भागने नहीं देता। उसे कंफ्यूज करने के लिए सुजमू युआंदा और चांग पर अटैक करती है। दोनों को बचाते हुए वो सच में भागने में कामयाब हो जाती है। दूर से मुजू ये सब देख रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस एरा में कोई स्पिरिचुअल मास्टर मिलेगा। लड़के की एबिलिटी देखकर मू युआंदा पूछता है कि क्या वो सच में उसका बेटा है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके सीधे पुलिन का कान खींच लेता है। वो कहती है कि सब कुछ होने के बावजूद वो उसके लिए यूजफुल बनना चाहती थी। ये बातचीत देखकर आदमी कंफ्यूज हो जाता है। लड़की रोती हुई उसके पास आती है और उसका प्रोटेक्टिव मोड एक्टिवेट हो जाता है। बिना सोचे समझे वो चेनफांग पर अटैक कर देता है। दोनों को लड़ते देखकर लड़की हंसती है और कहती है कि जंग के से मिलने गया इसलिए वो इसके लायक था। उसके फादर को पता था कि वो उसे हर्ट नहीं कर रहा, इसलिए वो अपने बेटे से कहता है कि अपनी प्राइड के लिए थोड़ा शो दिखाए, और वो ऐसा करता भी है। मोयुंदा वापस आता है और कहता है कि अगर उसे कुछ भी चाहिए तो बता दे, वो चेनफांग को संभाल लेगा। सोफिन उसे थैंक्स कहती है। उसे अब बदला पूरा हुआ महसूस हो रहा था। जब वो दोनों को ज्यादा दूर जाने से रोकने के लिए लड़ता है तो वो फिर से ड्रामा करती है और उसके फादर उसे फिर पकड़ लेते हैं। चेनफिंग उससे माफी मांगता है। लड़की साफ साफ इसे एंजॉय कर रही थी। फिर उसका फादर उसे अलग ले जाकर कहता है कि अगर फेंस कूदना ही था तो कम से कम पकड़ा मत जाता। पहले तो लड़का चौंक जाता है, फिर उसे याद आता है कि उसके फादर खुद औरतें घर लाते थे। फिर भी बूढ़ा आदमी उसे रिस्पॉन्सिबल बनने का मॉरल लेसन देने लगता है, लेकिन उस वक्त उसका दिमाग उस हालत में नहीं था कि वो ये सब सुने। म्यू युआंदा अनोइंग एसोपान के पास वापस चला जाता है। दोनों बड़े आदमी वहीं रह जाते हैं और हर एक अपने अपने तरीके से उस जानकारी को डाइजेस्ट करता है। वो कयोहू से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी बात करने के मूड में नहीं होता। शनफिंग कहता है कि वो किसी खास इंसान की जानकारी के लिए पैसे दे सकता है, भले ही वो अकेडमी का हिस्सा था। कुछ चीजें थीं जिन तक उसकी पहुंच नहीं थी। श्याऊ उसे मजाक बंद करने को कहता है। अगर एक्सोपिन न होती तो वो उसे कभी नहीं देख पाता। जब वो जवाब नहीं देना चाहता तो जानकारी पाने के और भी तरीके होते हैं, इसलिए उसके लिए सोच समझकर फैसला करना बेहतर था। शनफिंग फिर से अटैक के लिए तैयार होता है। उसकी ताकत देखकर लाल बालों वाला कहता है कि वो जो भी जानता है सब बता देगा। तभी मुजू वहां आ जाता है और सबका ध्यान खींच लेता है। वो खुद को व्हाइट लोटस का लीडर बताता है। चेनफिंग तैयार हो जाता है। ये लोग सच में परसिस्टेंट थे, लेकिन उसने सब कुछ गलत समझ लिया था। मुजू कहता है कि असल में वो एक ही नाव में है। चेनफिंग कार्ड लेता है और लिए सामने रखो, और लगता है कि वो जगह वही थी जहां सूजी होगी। वो पूछता है कि वो उस पर भरोसा क्यों करे, आखिर ये ट्रैप भी हो सकता है। लड़का बताता है कि लोटस दो फैक्शंस में बंटा हुआ है। सबसे रेडिकल साइड सिजी के अंडर है और वो म्यू को प्रॉब्लम मानते हैं, लेकिन उसका गुट ऐसा नहीं सोचता। ऑर्गेनाइजेशन को नई हवा चाहिए थी, इसलिए वो उसके साथ मिलकर उसे हराना चाहता था। जो एड्रेस दिया गया था वो पार्टनरशिप का ऑफर था, लेकिन जैसे ही वो अलविदा कहने वाला था, चेनफिंग उसे मार कर जमीन पर गिरा देता है। वो पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो उसके साथ वॉर नहीं चाहता था, लेकिन शेनफिंग को इससे फर्क नहीं पड़ता। अभी अभी वो पीठ घुमाकर जाने वाला था। मुजू कंफ्यूज होकर उसे देखता है। उसे इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखती। बूढ़ा आदमी कहता है कि इस दुनिया में ताकत और इन्फ्लुएंस जरूरी है। अगर वो अलायंस बनाना चाहता है तो उसे दिखाना होगा कि वो क्या कर सकता है। यंग मैन मान लेता है कि उसने इस तरह नहीं सोचा था और
माफी मांगता है। वो कहता है कि अगली बार मिलने पर वो व्हाइट लोटस की स्पिरिचुअल ट्रेनिंग का एक सीक्रेट बताएगा जो जनरेशन से पास होता आया है। ये कहकर वो फिर से जाने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी लोग उसे रोक लेते हैं। उसकी गैंग काफी समय से उसकी शांति भंग कर रही थी, इसलिए वो उस स्ट्रेस के लिए भारी पेमेंट भी चाहता था। मुजू मुड़कर कहता है कि उसे फनी एक्ट करना बंद कर देना चाहिए, लेकिन पैसे देने के बजाय वो उसे कंपनी में चाय पर चलने को कहता है। लड़का एक कार्ड उसकी तरफ फेंकता है। शनफांग कंपनी की बातें करता रहता है, उसे उस लड़के में टैलेंट दिखता है। इसके अलावा वो व्हाइट लोटस के बारे में और जानना चाहता था। शव पूछता है कि उसने लड़के से पैसे क्यों वसूले। वो कहता है कि ये इन्वेस्टमेंट है, आज 10,000 तो कल 30,000। वो और बातों में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। टेन एरवाफ के रेजिडेंस में कुलिन छत पर ट्रेनिंग कर रही थी। लड़की को देखकर उसे मानना पड़ा कि वो पिछली बार से काफी इवॉल्व हो चुकी है। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जब वो ग्रैंड मास्टर बन जाएगी। वो इतनी फोकस्ड थी कि उसने चेनफिंग को पीछे से आते हुए नोटिस ही नहीं किया। वो कहता है कि लड़की को कुछ चीजें इम्प्रूव करनी होंगी और उसे फॉलो करने को कहता है। कुलिन थोड़ा एम्बैरेस्ड महसूस करती है। हमेशा कुछ न कुछ बेहतर करने की गुंजाइश रहती थी, लेकिन वो कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत अच्छा कर रही है। एक्साइटेड होकर वो कहती है कि उसे उस दिन का इंतजार है जब वो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगी। जैसे ही वो थोड़ा और स्पेशलाइज करेगी, वो उसके साथ दुनिया घूमेगी। चाहे कितना भी डेंजर हो, वो उसके साथ रहने की पूरी कोशिश करेगी। एक लग्जरी कार से म्यूल और उसकी माँ उतरते हैं और कुई यूलिन को ढूंढते हैं। लगता है कि वो और चेनफिंग हाल में काफी करीब आ गए थे। औरत कहती है कि उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस मामला सुलझाकर जल्दी निकलना चाहती है। फ्लोर पर पहुंचकर जैसे ही वो दोनों से आमना सामना होता है, हिसाब चुकता करने की बात शुरू हो जाती है। लेकिन चेनफिंग कहता है कि ये बात बहुत पहले क्लियर हो चुकी थी। फिर भी औरत इंसिस्ट करती है और कहती है कि एल्डर्स को रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए। वो इग्नोरेंस दिखाते हुए औरत को इग्नोर करता है, लेकिन खू यूलिन उन्हें अंदर बुला लेती है। फिर भी चेनफिंग को ये सब पसंद नहीं आता। म्यूल की माँ अपने टाइटल का इस्तेमाल करके उसे चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन धमकियां उस पर काम नहीं करती। आखिर दोनों में से कोई भी उसे गिरा नहीं सकता था। फिर भी वो उससे झगड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन कुई यूलिन चुपचाप ये सब सुनने वाली नहीं थी। लड़की आगे बढ़ती है और पूरे जोश में उसे एक नहीं बल्कि 2 थप्पड़ मारती है। तुरंत वो रोता हुआ अपनी माँ के पास भाग जाता है। लड़की से उलझने के बजाय वो सीधे चेनफेंग पर चढ़ जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि युलन ऐसा करेगी। उसे लड़की का एटीट्यूड पसंद आता है। अब जब वो टफ बनने की कोशिश कर रहे थे तो दोनों को चुप कराने का वक्त आ गया था। औरत घबरा जाती है जब वो देखती है कि वो उन्हें खिड़की की तरफ ले जा रहा है, लेकिन चेनफिंग कहता है कि वो रिलैक्स करे, वो उनकी जान नहीं लेगा। वो बस ग्राउंड फ्लोर तक जाने का सबसे तेज रास्ता है। नीचे पहुंचकर वो ड्राइवर से कहता है कि उन्हें सेफली ले जाए। दोनों शॉक की वजह से बेहोश हो चुके थे। उन्होंने अलविदा कहा, लेकिन अनजाने में। ड्राइवर भी ट्रॉमेटाइज हो गया था जब उसने देखा कि वो 16वीं फ्लोर से 2 लोगों को उठाकर कूद गया और उसे कुछ नहीं हुआ। को यूलिंग पूछती है कि क्या वो सच में ठीक रहेंगे। वो जवाब देता है कि हाँ, बस थोड़ी देर शॉक में रहेंगे। ऊपर से म्यू फैमिली अब उन 2 लोगों के हाथ में चली गई थी जिन्हें पता था कि वो क्या कर सकता है। लड़की को अलविदा कहकर वो टैक्सी में बैठता है और पहले मिले एड्रेस की तरफ निकल जाता है। वहां पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था। लगता है मुझे ने सच कहा था, एसआई वाकई उस बिल्डिंग के अंदर थी। व्हाइट लोटस सच में सांपों से भरा हुआ था। लगता है चियांग फैमिली का हेड उससे इरिटेटेड था, लेकिन असैसिन ज्यादा कुछ कर नहीं सकती थी। एमयू फैमिली ने एक सिक्योरिटी कंपनी हायर कर ली थी। जुंग पाए उस पर दबाव बना रहा था। उनके पास टाइम खत्म हो रहा था। उसके लिए बेहतर था कि वो काम जल्दी खत्म करे, वरना वो उससे हर हाल में हुए खर्च की भरपाई करवाते। फिर कहती है कि उसके हाथ हटाने के लिए उसके पास 5 सेकंड है। उसका फादर जो उसे परेशान कर रहा था अब किसी आम औरत से नहीं बल्कि एक असैसिन से डील कर रहा था। फिर भी उसका बेटा सेक्सिस्ट एटीट्यूड बनाए रखता है। मजबूर होकर बूढ़े आदमी को फॉर्मली उससे माफी मांगनी पड़ती है और बेटे से भी वही करवाना पड़ता है, और सिजी इससे कम कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करती थी। उसके पास्ट में व्हाइट लॉर्ड्स के पुराने मास्टर ने उसे अपना पार्टनर चुना था, लेकिन ये म्यूचुअल चॉइस नहीं थी। सिजी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर भी उसे उसके साथ खड़ा रहना पड़ा जब तक कि वो खुद गेम अपने हाथ में लेने लायक नहीं हो गई। वो आदमी से पूछती है कि क्या उसे जो व्यू मिल रहा है वो पसंद आ रहा है। अगर सांस लेना बंद नहीं करना चाहता तो जवाब देना बेहतर होगा। कांपते हुए वो कहता है कि वो खूबसूरत है और दोबारा उसे चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसकी कैपेबिलिटीज से डरकर बूढ़ा आदमी उसे एक अच्छी रकम ऑफर करता है ताकि वो इस बात को यहीं छोड़ दे, लेकिन को रकम कम लगती है। जैसे ही वो ऑफर बढ़ाता है वो मान जाती है और कहती है कि अपने बेटे को लीश में रखे, बेहतर होगा कि वो दोबारा ऐसे मजाक करने की हिम्मत न करे। ये कहते
हुए वो उसे अपनी एक सुई मारती है। चीफ जेन नाराज होता है क्योंकि डील पहले ही हो चुकी थी, लेकिन उसने वादा किया था कि वो उसे खत्म नहीं करेगी। इतनी सी चोट कुछ नहीं है, वो आराम से रह सकता है, बस कुछ समय के लिए अपने खिलौने के बिना रहेगा। ये कहकर वो चली जाती है और बूढ़ा आदमी अविश्वास में खड़ा रह जाता है। चेनफिंग मानता है कि उसे उसकी थोड़ी क्रूरटी पसंद आई, लेकिन सोच के बीच ही वो एक कार को आते देखता है। इतनी रात में कौन हो सकता है, ये शेष हुआ है, ये सोचते हुए वो चांकी को कार से उतरते देखता है। लगता है उसने कांग को उसके फोन से ट्रैक किया था। अब उसके पास एक्सप्लेनेशन होना ही चाहिए। एक सर्वेंट आकर बताता है कि एक औरत आई है, लेकिन रूल साफ थे, कोई आए तो बस उसे हैंडल करना है। मगर स्क्रीन पर औरत को देखकर चीफ जेन घबरा जाता है और कहता है कि वो उसकी बेटी है। उसी पल झंकी अंदर आती है और कहती है कि इसमें उसकी गलती नहीं है, उसने दोनों के फोन ट्रैक किए थे। को लड़की का कॉन्फिडेंस पसंद आता है, वो उस कमजोर लड़के से कहीं बेहतर थी। उसका फादर उसे डांटता है और कहता है कि उसे कुछ समझ नहीं है, लेकिन असल में उसे सब पता था। वो सिजी से अपना परिचय देती है और कहती है कि वो उसके साथ कॉपरेशन में काम करना चाहती है। अगर वो मान जाए तो वो फैमिली के एनुअल प्रॉफिट का 10% उसे देगी। सिजी खुद को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि ऑफर टेम्पटिंग है, लेकिन वो लड़की को खत्म करके पूरी कॉर्पोरेशन खुद भी ले सकती है। चीफ जेन फिर नेगोशिएट करने की कोशिश करता है, वो अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता। एक घटिया पिता की तरह वो लड़की को फिर सजा देता है और कहता है कि अपने भाई को हॉस्पिटल ले जाए, उसे मर्दों के काम में नहीं पड़ना चाहिए। सारी कोशिशों के बावजूद उसका फादर सिर्फ इसलिए उस पर भरोसा नहीं कर पाता क्योंकि वो एक औरत है। जब ऐसा ही है तो वो उसका आदेश मानेगी, लेकिन उसका भाई भी उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो बहुत धीरे चल रही है। उसी पल जंकी का आखिरी सब्र भी टूट जाता है। वो एक चीज उठाकर अपने भाई को मार देती है। अब कम से कम उसका फादर उस पर ध्यान तो देगा। चीफ चेन शॉक में रह जाता है। सिजी ताली बजाती है, वो अपने बेटे के पास दौड़ता है। वहीं लड़की आंसुओं में कहती है कि उसके फादर को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो फैमिली को अच्छे से संभालेगी और अपने भाई की जगह पूरी कोशिश करेगी। सिजी मौका देखकर उसे व्हाइट लोटस में ज्वाइन होने का काउंटर ऑफर देती है। चीफ जेन बीच में रोकता है और कहता है कि वो उससे सारे रिश्ते तोड़ना चाहता है, लेकिन औरत कहती है कि वो जा सकता है, लड़की यहीं रहेगी। अब असली परेशानी खड़ी हो जाती है। जेन की उसकी बेटी है और वो उसे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाने दे सकता। वो बिल्डिंग में घुसता है और सिजी से उसे छोड़ देने को कहता है। वो पहले ही अपना बेटा खो चुका था, बेटी को भी नहीं खो सकता था। वो उससे थोड़ी ह्यूमैनिटी दिखाने की गुहार लगाता है, लेकिन सिजी पूछती है कि वो यहाँ कर क्या रहा है। फाइट उसी ने शुरू की थी, तो जवाब ही अटैक फेयर था। खेल खेलते हुए पूछती है कि क्या वो सच में उसके जैसी औरत को खत्म करने लायक है, लेकिन चेनफिंग उसे सुधारता है और कहता है कि अब वो कंपनी का हिस्सा है और उसे उसके रूल्स फॉलो करने हैं। वो बस वो पैसा लेना चाहता है जो जेन ने उसे दिया था और उसे कस्टडी में लेना चाहता है। आखिर वो नहीं चाहता था कि कोई और छोटा फिश आकर उसे परेशान करे। सिजी क्यूरियस